प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 356 पूर्वज से हस्तक्षेप की विनती। त्रिभुवन मेहता प्राचीन मेहता कुल के कुल गुरु, जिनके पास शक्ति ब्रह्मस्तर की संपूर्णता थी। यहाँ तक कि मेहता परिवार जैसे प्राचीन कुल के लिए भी इस स्तर के विशेषज्ञों को खोना कोई छोटी बात नहीं थी। अगर उन्हें यह पता न होता कि रणवीर रायचंद ने ठाकुर मठ को नष्ट कर दिया है और उसकी ताकत उम्मीदों से कहीं ज्यादा है, तो वे उसे मारने के लिए एक कुल गुरु को कभी नहीं भेजते। रणवीर की इतनी औकात ही नहीं थी। मगर कुलगुरु रणवीर को मारना तो दूर, उल्टा रणवीर के हाथों मारे गए। जब ये खबर पूरे मेहता परिवार में फैली तो पूरा कबीला गुस्से की आग में जल उठा। हर किसी के दिल में एक गहरा सदमा था। वह एक कुलगुरु थे। अगर हम अहमियत की बात करें तो उनका स्थान शौर्य मेहता से कहीं ऊपर था। हालांकि दोनों ही शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन शौर्य केवल साधारण स्तर पर था, जबकि कुलगुरु ने शक्ति ब्रह्म स्तर की संपूर्णता हासिल कर ली थी। पूरे आर्यावर्त की साधना दुनिया में इस स्तर के बहुत कम ही योद्धा बचे थे। फिर भी वह रणवीर रायचंद के हाथों मारा गया। आखिर रणवीर कितना ताकतवर है? क्या उसने शक्ति ब्रह्म स्तर को भेद दिया है? जैसे ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, मेहता परिवार के लोगों की सांसें अटक गईं। शक्ति ब्रह्म स्तर का भेदन, ये तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, बिल्कुल अकल्पनीय, नामुमकिन। सांसारिक योद्धा जगत का एक मामूली लड़का शक्ति ब्रह्म स्तर को कैसे भेद सकता है? मेहता परिवार के कुल प्रमुख यशपाल मेहता ने तुरंत इस अनुमान को खारिज कर दिया। वह बखूबी जानता था कि शक्ति ब्रह्म स्तर से ऊपर की अवस्था का क्या मतलब होता है। यहाँ तक कि मेहता परिवार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी उस स्तर से थोड़ा पीछे था। रणवीर रायचंद के पास जरूर कोई बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है, वरना वह त्रिभुवन को नहीं मार सकता था। यशपाल ने विश्लेषण किया। कुल प्रमुख, हमारा प्राचीन मेहता कुल हजारों सालों से अस्तित्व में है। हमने न जाने कितने प्राचीन साम्राज्यों का उदय और पतन देखा है। हम इस धरती पर एक पवित्र पर्वत की तरह अडिग खड़े हैं। अकेले रणवीर रायचंद का हमारे परिवार के 3 लोगों को लगातार मारना मेहता परिवार की गरिमा को पैरों तले रौंदने जैसा है। अगर हमने इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मुझे डर है कि हमारे प्राचीन मेहता कुल के पास खुद को प्राचीन कुल कहलाने का मुंह नहीं बचेगा। एक बुजुर्ग ने कड़वाहट के साथ कहा। मेहता परिवार का सदस्य होने के नाते उन्होंने खुद को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था। मेरे बेटे शौर्य की हत्या और अब हमारे कुल गुरु का कत्ल, ये हिसाब सिर्फ रणवीर को मारने से बराबर नहीं होगा। हमें उसे मजबूर करना होगा कि वह मेहता परिवार की खोई हुई इज्जत खुद वापस लौटाए। यशपाल ने बेरहमी से कहा। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं और पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। बहुत साल बीत गए, प्राचीन मेहता कुल को कभी इस तरह जलील नहीं किया गया था। सिर्फ रणवीर को मार देना अब काफी नहीं है। उन्हें रणवीर को ऐसी सजा देनी होगी कि पूरी दुनिया जान ले कि एक महान प्राचीन कुल को उकसाने का अंजाम कितना भयानक होता है। कुल प्रमुख, अब हमें क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने जल्दी से पूछा। हालांकि रणवीर अपनी मौत को दावत दे रहा है, लेकिन जिस तरह उसने एक कुल गुरु को मारा है, उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। यशपाल धीरे धीरे शांत हुआ। वैसे कुल प्रमुख, पूर्व देश के रायचंद परिवार के पूर्वज प्राचीन शर्मा कुल के गुलाम थे। दूसरे शब्दों में रणवीर रायचंद भी शर्मा परिवार का नौकर है। क्या हमें शर्मा परिवार को सूचित करके उनसे रणवीर को सजा देने के लिए कहना चाहिए? इससे हमारी मेहनत बच जाएगी। बुजुर्ग ने एक शातिर चाल सुझाई। क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है? यशपाल अचानक उस बुजुर्ग पर चिल्लाया।
ये जानते हुए भी कि पूर्व देश का रायचंद परिवार प्राचीन शर्मा कुल का गुलाम वंश है, अगर हम खुद जाकर शर्मा परिवार से मदद मांगेंगे तो क्या हम अपनी ही नाक नहीं कटवा रहे होंगे। न केवल शर्मा परिवार हमें नीची नज़र से देखेगा, बल्कि जैसे ही यह खबर फैलेगी, साधना दुनिया की सभी ताकतें हमारा मजाक उड़ाएंगी। ये कितनी शर्मनाक बात है कि प्राचीन शर्मा कुल के एक गुलाम के वंशज ने मेरे बेटे शौर्य मेहता और एक कुल गुरु को मार डाला। कुल प्रमुख ने सही फटकार लगाई है। मैं गुस्से में अंधा हो गया था और स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पाया। बुजुर्ग ने तुरंत अपनी गलती मान ली। प्राचीन मेहता कुल का प्रतिशोध सिर्फ हम ही ले सकते हैं और रणवीर की जान पर सिर्फ हमारा हक है। मैंने जांच की है और पाया है कि कालनगर से लौटने के बाद उसके पास राष्ट्रभाग्य नक्शे से जुड़ा एक जेड पेंडेंट मणि हो सकता है। इसके अलावा रणवीर ने शायद ठाकुर मठ की कोई महान तकनीक भी हासिल की है। ये खजाने मनस्वी तलवार से कहीं ज्यादा कीमती हैं। अगर हम दूसरी ताकतों को दखल देने देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यशपाल ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन अब हम रणवीर को कैसे पकड़ेंगे? बुजुर्ग ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा। यशपाल खामोश हो गया। एक पल बाद उसकी आंखों में एक तेज चमक कौंध गई। अगर एक कुल गुरु काफी नहीं है तो हमें कुल पूर्वज से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करनी होगी। कुल पूर्वज, ये सुनते ही बुजुर्ग का दिमाग सुन्न हो गया, जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। कुल प्रमुख मजाक तो नहीं कर रहे। वह प्राचीन मेहता कुल के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं, एक जीते जागते इतिहास की तरह। वे लगातार एकांत साधना में रहते हैं, लगभग अमरता प्राप्त करने के करीब। सिर्फ कुल पूर्वज का नाम ही साधना दुनिया पर दबाव डालने और सभी ताकतों को थर्रा देने के लिए काफी है। कुल प्रमुख, क्या सिर्फ रणवीर से निपटने के लिए कुल पूर्वज को एकांतवास से बाहर बुलाना वास्तव में जरूरी है? बुजुर्ग ने बार बार पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही खौफनाक कदम था। एक बार जब कुल पूर्वज बाहर आएंगे तो क्या धरती और आकाश नहीं डोल जाएंगे? हम और गलतियों की गुंजाइश नहीं रख सकते, इसलिए हमें कुल पूर्वज से ही विनती करनी होगी। हालांकि वह महापुरुष अभी एकांत साधना में हैं और उन्हें जगाने में ही शायद कुछ समय लगेगा, यशपाल ने गंभीरता से कहा। हे भगवान! पुष्टि मिलने पर बुजुर्ग का दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर कुल पूर्वज एकांतवास से बाहर आते हैं तो रणवीर रायचंदों को मारना भी उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। ... इस समय रणवीर रायचंद को प्राचीन मेहता कुल की इन हरकतों की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। कुछ ही देर बाद कार रुकी और वे ओबरॉय परिवार के निवास पर पहुंच गए। रणवीर तुरंत कार से बाहर निकला। नमस्ते, क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं? प्रवेश द्वार पर एक बटलर ने पूछा। कृपया उन्हें सूचित करें कि रणवीर रायचंद मिलने आया है। धन्यवाद, रणवीर ने विनम्रता से कहा। यंग मास्टर रायचंद, नाम सुनते ही बटलर को गहरा झटका लगा और वह जल्दी से एक तरफ हट गया। यंग मास्टर रायचंद, कृपया अंदर आएं। आज दुनिया में ऐसा कौन है जो रणवीर रायचंद का महान नाम नहीं जानता? ठीक है, रणवीर ने सिर हिलाया, फिर विक्रम के साथ ओबरॉय विला में प्रवेश किया। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही रिया ओबरॉय कुछ लोगों के साथ बाहर आए। रणवीर को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। मिस्टर रायचंद, आप अचानक कैसे आ गए? आपने मुझे पहले खबर भी नहीं दी। बिना बताए आया हूँ, क्या मेरा स्वागत नहीं होगा? रणवीर हंसा। आप फिर मजाक कर रहे हैं? अब आपकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है, अगर मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई तो क्या ये बहुत बड़ा अपराध नहीं होगा? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसका मिजाज अब भी ठंडा और रईस था, लेकिन रणवीर के सामने वह काफी सौम्य थी। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रणवीर मुस्कुराया। आपके दुश्मनों के लिए आप शायद राक्षस से भी ज्यादा डरावने हैं। मैंने उन चीजों के बारे में काफी सुना है जो आपने हाल ही में की हैं, रिया ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। इस बार रणवीर को देखकर उसे उसके बारे में और भी ज्यादा रहस्यमय महसूस हो रहा था। कुछ लोग बस अपनी मौत को दावत देते हैं, रणवीर ने हल्के से कहा। खैर, अंदर आइए और बैठिए। मेरे दादाजी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप आए हैं, रिया ने कहा। कुछ ही देर बाद रणवीर और विक्रम ओबरॉय परिवार के लिविंग रूम में बैठे थे। तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? बैठते ही रणवीर ने पूछा। उन्हें कुछ मामलों को संभालने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं अभी उन्हें सूचित करती हूँ, रिया ने अपना फोन निकालते हुए कहा। अगर कोई तुम्हारे दादाजी को बुलाने आया है तो यह कोई बहुत जरूरी काम होगा। अगर वे व्यस्त हैं तो उन्हें परेशान मत करो, मैं इंतजार कर सकता हूँ, रणवीर ने जल्दी से कहा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक भूत प्रेत का मामला है, रिया ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, फिर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। हो गया, मैसेज देखते ही दादाजी वापस आ जाएंगे। भूत प्रेत? रणवीर को शक हुआ कि उसने गलत सुना है, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। अध्याय 357, प्राचीन कुल छाया योजना। रिया ओबरॉय ने शर्मिंदगी से देखा। यह एक बिजनेसमैन का मामला था जिनका हमारे ओबरॉय परिवार के साथ पहले भी व्यापारिक संबंध रहा है।
उन्होंने कहा कि उन्हें एक पेचीदा भूत प्रेत से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और उन्होंने लगातार कई तथाकथित महान बाबाओं को दिखाया, लेकिन कोई भी इसे हल नहीं कर सका। आखिरकार उन्होंने दूसरों से मदद मांगी और खुद विनती करने आए, इसलिए मेरे दादाजी को अनिच्छा से देखने जाना पड़ा। तो ये बात है। रणवीर ने सिर हिलाया और ज्यादा विवरण नहीं मांगा, क्योंकि यह उसके मतलब का नहीं था। ओबरॉय निवास पर 1 घंटा इंतजार करने के बाद एक सेडान कार तेजी से प्रवेश द्वार पर रुकी। इससे पहले कि ड्राइवर दरवाजा खोल पाता, एक बुजुर्ग पहले ही बाहर निकले और सीधे मुख्य हॉल की ओर लपके। यह ओबरॉय परिवार के पूर्व कुल प्रमुख भैरो ओबरॉय थे। रिया, मैं आ गया। रणवीर चला तो नहीं गया ना। जैसे ही भैरो ओबरॉय ने आंगन में प्रवेश किया, वह चिल्लाए बिना नहीं रह सके। लिविंग रूम में रिया ने रणवीर की ओर देखा और लाचारी से मुस्कुराई। देखा, मैंने कहा था ना कि दादाजी आपको आया जानकर बहुत खुश होंगे। रणवीर भी हल्का सा मुस्कुराया। दादाजी, आप बहुत धीरे आए। मिस्टर रायचंद तो जा चुके हैं, रिया ने जानबूझकर जवाब दिया। क्या? अरे नहीं, तुमने उसे जाने क्यों दिया? भैरो ओबरॉय को तुरंत गहरा अफसोस हुआ। जब वे लिविंग रूम में पहुंचे और रणवीर को देखा तो वे पल भर के लिए दंग रह गए। रणवीर, मास्टर ओबरॉय। रणवीर ने उनका अभिवादन किया। क्या वह यही नहीं है? भैरो ओबरॉय ने तुरंत रिया को घूरा। पगली लड़की, तुम अपने दादाजी को भी चकमा देने की हिम्मत करती हो। मैं बस देखना चाहती थी कि आप मिस्टर रायचंद की कितनी परवाह करते हैं, रिया ने कहा। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उस बेहद खूबसूरत चेहरे पर वह एक खिले हुए गुलाब जैसी लग रही थी, जिसका आकर्षण बेमिसाल था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि रिया ओबरॉय का ये रूप भी होगा, रणवीर ने मन ही मन सोचा। अब तक रिया का व्यवहार बहुत ठंडा रहा था, जिसमें एक रईसी नजाकत थी जो दूसरों को दूरी बनाए रखने पर मजबूर करती थी। फिर भी भैरो ओबरॉय के सामने वह एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। वह सचमुच बहुत खूबसूरत है, विक्रम बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। दिलचस्पी है, कहो तो मैं बात चलाऊं? रणवीर ने पूछा। नहीं नहीं, विक्रम ने जल्दी से मना कर दिया। मैंने बस यूं ही कह दिया। पैलेस लॉर्ड, इसे गंभीरता से मत लीजिए। तुम अब जवान नहीं रहे। किसी को ढूंढकर जल्द ही घर बसा लेना अच्छा होगा, रणवीर ने संजीदगी से कहा। बातचीत सुनकर रिया ने अपनी नजरें उनकी ओर घुमाईं। विक्रम का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से रणवीर को आंख मारी। पैलेस लॉर्ड, प्लीज चुप हो जाए। विक्रम को इतना घबराया हुआ देखकर रणवीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने उसे कभी इस तरह प्रतिक्रिया देते नहीं देखा था, यहाँ तक कि सबसे मजबूत दुश्मनों के खिलाफ भी नहीं। यह विशालकाय योद्धा शर्मा रहा था। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? रिया ने जिज्ञासा से पूछा। विक्रम की जान हलक में थी। उसे डर था कि पैलेस लॉर्ड कुछ अनुचित न कह दें। कुछ खास नहीं, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि ओबरॉय परिवार की बर्फ की गुड़िया जैसी यंग मिस का ऐसा शरारती पहलू भी है, रणवीर ने हल्के से कहा। विक्रम ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और रणवीर की ओर उसकी नज़र कृतज्ञता से भरी थी। बस मुझे जलन हो रही थी क्योंकि मेरे दादाजी आपकी इतनी परवाह करते हैं, रिया ने मजाक करते हुए बात संभाली। तुम मेरी पोती हो और मिस्टर रायचंद मेरे जीवन रक्षक और मेरे पुराने भाई के वंशज हैं। दोनों ही मेरे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, भैरो ओबरॉय ने कहा। फिर वे बैठ गए, चाय का प्याला उठाया और धीरे से एक घूंट पानी पिया। दादाजी, मैनेजर गुप्ता के यहाँ भूत पकड़ने का मामला कैसा रहा? वहाँ कोई भूत नहीं था। उस जगह का वास्तु थोड़ा अजीब था। यह शायद प्राकृतिक कारणों से था, कुछ गंभीर नहीं, भैरो ओबरॉय ने लापरवाही से जवाब दिया और तुरंत रणवीर से बात करने के लिए मुड़े। रणवीर, मैंने उन सभी कारनामों के बारे में सुना है जो तुमने किए हैं। ये सचमुच अविश्वसनीय है। जब खबर फैली कि तुम्हारे साथ हादसा हो गया, अगर रिया को पक्का यकीन न होता कि तुम ठीक हो, तो मैंने तो अपनी फ्लाइट भी बुक कर ली होती। भैरो ओबरॉय धाराप्रवाह बोले जा रहे थे। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मास्टर ओबरॉय, लेकिन वह सब अब अतीत है। मैं इस बार सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर देने आया हूँ। मैंने वह जेड पेंडेंट मनी वापस पा लिया है जो दशकों पहले कालनगर में आपसे चोरी हो गया था। अपनी बात खत्म करने के बाद रणवीर ने तुरंत वह पेंडेंट निकाला। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए वह इसे हमेशा अपने पास रखता था। सच में? भैरो ओबरॉय तुरंत उत्साहित हो गए। यह उन कारणों में से एक था जिसके लिए वह रणवीर को देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत पेंडेंट लिया और उसे ध्यान से परखा। ये वही पेंडेंट है, कोई गलती नहीं। मुझे आज भी इसकी एक एक बारीकी याद है, भैरो ने दावा किया। वे और भी भावुक हो गए। पेंडेंट को पकड़े हुए उनके हाथ कांप रहे थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि दशकों पहले कालनगर में चोरी हुआ पेंडेंट तुम वापस ले आओगे। अगर तुम्हारे दादाजी और बाकी पुराने साथी आज जिंदा होते तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होते। शायद ये स्वर्ग में उनकी आत्माओं का आशीर्वाद ही था जिसने मुझे सफलतापूर्वक ये पेंडेंट वापस लाने दिया। रणवीर मुस्कुराया, फिर संक्षेप में कालनगर में की गई अपनी कुछ जांच पड़ताल के बारे में बताया।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसमें काल सागर का हाथ था। भैरव ओबरॉय हैरान थे। हालांकि उस ताकत को रणवीर ने पहले ही नष्ट कर दिया था और पेंडेंट के आर्यावर्त वापस आने के साथ सब कुछ सुलझ गया था। इस पेंडेंट को सुरक्षित रखना, इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए। भैरव ने पेंडेंट वापस रणवीर को सौंप दिया। एक बार जब तुम्हें दूसरा पेंडेंट मिल जाएगा तो तुम्हें राष्ट्र भाग्य नक्शे का पता चल जाएगा। यह आर्यावर्त का सर्वोच्च खजाना है, बहुत महत्व रखता है और इसे कुछ ताकतों के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए। कुछ ताकतें। ये सुनते ही रणवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह वास्तव में जानना चाहता था कि क्या उसके दादाजी भैरव ओबरॉय और 5 महान परिवारों के प्रमुखों द्वारा राष्ट्र भाग्य नक्शे की खोज का संबंध उन प्राचीन कुलों से था। इसलिए उसने सीधे कहा, मास्टर ओबरॉय, आपको ये बताने के अलावा कि मुझे पेंडेंट मिल गया है, मैं आज एक और चीज के बारे में पूछताछ करने भी आया हूँ। जो भी बात है बस पूछो, भैरव ने दिल खोलकर कहा। यह मामला काफी गोपनीय है, इसलिए मुझे उम्मीद है मास्टर ओबरॉय, अगर आप कुछ जानते हैं तो आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे। रणवीर का लहजा गंभीर था, क्योंकि उसे याद आया कि जनार्दन ठाकुर ने क्या कहा था। यह कोई सम्मानजनक मामला नहीं था, इसलिए बुजुर्गों का इसे छिपाना स्वाभाविक था। उसे चिंता थी कि कहीं भैरव ओबरॉय भी ऐसा ही न करें, इसलिए उसने पहले ही चेतावनी दे दी। भैरव थोड़े उलझन में थे। वह ऐसा क्या जान सकते थे जिसे वह जानबूझकर छिपाएंगे। चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी जानता हूँ तुम्हें सब बताऊंगा। ये वादा काफी है। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने तुरंत पूछा, मास्टर ओबरॉय, क्या आप मेरे पूर्व देश रायचंद परिवार और प्राचीन शर्मा कुल के बीच का रिश्ता जानते हैं? यह अचानक सुनकर भैरव ओबरॉय के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। रणवीर, तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? मास्टर ओबरॉय, आपके चेहरे के भाव ने मुझे जवाब दे दिया है। मुझे वास्तव में कुछ पता चला है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आपको मुझे पूरी सच्चाई बतानी होगी। रणवीर ने हाथ जोड़कर कहा। उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण थी। क्या गजब की अवलोकन क्षमता है। भैरव ओबरॉय चौंक गए। उन्होंने शांत दिखने की कोशिश की थी, फिर भी पकड़े गए। चूंकि तुम्हें पहले ही कुछ पता चल चुका है तो मेरे पास तुम्हें सच न बताने का कोई कारण नहीं है। भैरव ने चाय का एक घूंट भरा। उनकी आंखों में यादों का सैलाब उमड़ आया। रिया भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। वह बहुत उत्सुक थी कि उसके दादाजी क्या राज जानते हैं। तभी भैरव ओबरॉय ने धीरे से अपना मुंह खोला। लगभग 200 साल पहले राणा, मेहता, गुप्ता और शर्मा कुल मिलाकर 5 महान प्राचीन कुलों ने एक बहुत ही रहस्यमय छाया योजना शुरू की थी। अध्याय 358 ऐतिहासिक जड़ें। इस योजना का बताया गया उद्देश्य शुरू में प्रतिभाशाली योद्धाओं की भर्ती करना था, ताकि वे कुछ मिशन पूरे करने में उनकी मदद कर सकें। कहा गया था कि ये मिशन राष्ट्र के उत्थान और पतन से जुड़े हैं। उस समय हालात बहुत उथल पुथल भरे थे, इसलिए बहुत से लोगों ने देशभक्ति के जोश में आकर अपना नाम लिखवा दिया। कई दौर के परीक्षणों के बाद कुछ योग्य व्यक्तियों को चुना गया और उनमें तुम्हारे पूर्व देश रायचंद परिवार के पूर्वज भी शामिल थे। ये सुनकर रणवीर का दिल दहल गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा रायचंद परिवार प्राचीन शर्मा कुल का तथाकथित कठपुतली या गुलाम नहीं है? बेशक वे गुलाम नहीं थे। रायचंद परिवार के पूर्वज और जिन्होंने 200 साल पहले साइन अप किया था, उन सभी ने ऐसा अपनी ताकत का योगदान देने और देश को जल्द से जल्द स्थिर करने में मदद करने के लिए किया था। लेकिन भैरव ओबरॉय का स्वर अचानक धीमा हो गया। ये प्राचीन कुल वो नहीं थे जैसा उन्होंने दावा किया था। उन्होंने कहा कि वे ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो मिशन पूरा करने के लिए मिलकर काम करें और अंततः देश को उसकी मुसीबत से बाहर निकालें। लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक मुखौटा था। वे केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सबका इस्तेमाल कर रहे थे। शुरुआत में किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन ट्रेनिंग से गुजरने के बाद कुछ लोगों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि प्राचीन कुलों का तरीका था उन्हें मारकर उनका मुंह बंद कर देना, या यहाँ तक कि बचे हुए लोगों को धमकी देना कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उनके परिवारों का कत्लेआम कर दिया जाएगा। बचे हुए लोग अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए और प्राचीन कुलों से निपटने का कोई रास्ता निकालने के लिए केवल बर्दाश्त कर सकते थे और प्राचीन कुलों द्वारा लगातार इधर उधर नचाए जाते रहे। बाद में घरेलू हालात और खराब हो गए और प्राचीन कुलों को वह कभी नहीं मिला जो वे चाहते थे। मिशन को विफल घोषित कर दिया गया। इस डर से कि वे लोग उनके राज लीक कर सकते हैं, 5 महान प्राचीन कुलों ने उन्हें मारने की साजिश रची। सौभाग्य से कुछ लोग भागने में सफल रहे। क्या मेरे रायचंद परिवार के पूर्वज उन लोगों में से थे जो भाग निकले थे? रणवीर ने पूछा। भैरव ओबरॉय की सारी बातें सुनने के बाद वह मूल रूप से सब कुछ समझ गया था। हाँ, भैरव ने सिर हिलाया। ये प्राचीन कुल कितने नीच और दुष्ट हैं। उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम किया, लेकिन देश सेवा का ढोंग रचा, इतने सारे जोशीले लोगों को धोखा दिया और फिर जब उनकी जरूरत नहीं रही तो उन्हें मार डाला। ये पूरी तरह से विक्षिप्त हैं। विक्रम ने गुस्से में कहा। उसके शरीर से मारने की मंशा फूट रही थी।
रणवीर की आंखें भी बेहद ठंडी थीं। वह आखिरकार उस तथाकथित मास्टर के मुद्दे को समझ गया जिसका जिक्र जनार्दन ठाकुर और शौर्य मेहता ने किया था। रायचंद परिवार प्राचीन शर्मा कुल द्वारा नियंत्रित कोई नौकर नहीं था, बस इतना था कि रायचंद परिवार के पूर्वज को उस समय धोखा दिया गया था। प्राचीन कुलों ने उनके परिवारों को धमकाया और फिर उन्हें गुलामों की तरह आदेश दिया। वास्तविक गुलाम होने तो दूर, वे देशभक्ति के जज्बे से भरे हुए ईमानदार व्यक्ति थे जो राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ योगदान देना चाहते थे। फिर भी उन्हें ऐसा नसीब मिला, या तो मारे गए या धमकाए गए। सचमुच घिनौना। सिर्फ भैरो ओबरॉय का विवरण सुनकर ही कोई भी इन प्राचीन कुलों के अहंकार और स्वार्थ को महसूस कर सकता था। मास्टर ओबरॉय, आखिर वह कौन सा मिशन था जिसे इन प्राचीन कुलों ने छाया योजना के तहत अंजाम दिया, जिसके लिए उन्होंने लोगों को भर्ती किया? रणवीर ने अपनी मारने की मंशा को दबाते हुए पूछा। राष्ट्र भाग्य नक्शा। भैरो ओबरॉय ने हर शब्द पर जोर देते हुए स्पष्ट रूप से कहा। राष्ट्र भाग्य नक्शा। ये 3 शब्द सुनते ही रणवीर की नजरों में तुरंत एक धार आ गई। विक्रम और रिया भी हैरान रह गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। पूरे लिविंग रूम में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद रणवीर ने अचानक अपनी मुट्ठी भींची और ठंडे स्वर में कहा, मुझे अंदाजा था कि यह राष्ट्र भाग्य नक्शा ही होगा। तुमने ये सब अंदाजा लगा लिया? भैरो ओबरॉय चकित थे। तथ्य यह है कि आप और मेरे दादाजी, कुल 5 लोगों ने राष्ट्र भाग्य नक्शे की तलाश में पूरी दुनिया छान मारी। ये भी प्राचीन कुलों की छाया योजना से संबंधित था, है ना? रणवीर ने पूछा। हे भगवान! इस बार सांस खींचने की बारी भैरो ओबरॉय की थी। रणवीर यह भी अनुमान लगा सकता है। बिल्कुल सही। 5 महान कुल प्रमुखों ने राष्ट्र भाग्य नक्शे की तलाश की, इसीलिए कि क्योंकि उन्हें डर था कि प्राचीन कुल इसे हासिल कर लेंगे। ये वास्तव में ऐसा ही है। रणवीर ने मन ही मन सिर हिलाया, जो उसकी पिछली भविष्यवाणी से मेल खाता था। उस समय 5 महान कुल प्रमुखों का कदम उठाना प्राचीन कुलों से संबंधित था। हालांकि रणवीर शुरू में अनिश्चित था कि क्या उसके दादाजी और अन्य 4 अभी भी राष्ट्र भाग्य नक्शे की तलाश करते समय प्राचीन कुलों के आदेशों के तहत काम कर रहे थे। अब भैरो ओबरॉय द्वारा सभी राज खोलने के बाद उस संभावना को खारिज किया जा सकता था। 5 महान कुल प्रमुखों ने राष्ट्र भाग्य नक्शे की तलाश प्राचीन कुलों को इसे प्राप्त करने से रोकने के लिए की, जो काफी साहस का काम था, क्योंकि यह प्राचीन कुलों के खिलाफ उठाया गया कदम था। अगर प्राचीन कुलों को उनका पता चल जाता तो सब मारे जाते। 100 साल पहले जब राष्ट्र भाग्य नक्शा सामने आया और कुछ शक्तियों द्वारा प्राप्त किया गया, जिससे 7 महान विधियों की खोज हुई, तब प्राचीन कुल इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने सामने क्यों नहीं आए? रणवीर ने सवाल किया। उस समय घरेलू स्थिति अभी भी अराजक थी और पश्चिमी साधना दुनिया की ताकतें गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठी थीं। उन प्राचीन कुलों ने अपनी सुरक्षा को चुना और राष्ट्र भाग्य नक्शे की खोज को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इसके अलावा जब कुछ शक्तियों ने राष्ट्र भाग्य नक्शा प्राप्त किया तो वह भी एक गोपनीय जानकारी थी। ये केवल बाद में उजागर हुआ जब विदेशी ताकतों ने आर्यावर्त पर आक्रमण किया, लेकिन तब तक राष्ट्र भाग्य नक्शा गुप्त रूप से छिपा दिया गया था, जिससे ये ज्ञान प्राचीन कुलों के लिए भी बेकार हो गया। भैरो ने समझाया। इस बिंदु तक रणवीर के दिल के सारे संदेह दूर हो चुके थे, लेकिन अभी भी एक आखिरी सवाल था। क्या मैं ओबरॉय परिवार के पूर्वज के बारे में पूछ सकता हूँ? वह भी उन बचे हुए लोगों में से एक थे जो उस समय प्राचीन कुलों से बच निकले थे। भैरो ओबरॉय ने बीच में ही कहा। और मधुपुर के याज्ञिक परिवार के पूर्वज, जनकपुर के यशवर्धन परिवार के पूर्वज और हरिपुर के सक्सेना परिवार के पूर्वज, वे सब भी बचे हुए लोग थे। क्या तुम जानते हो कि हमने बाद में इस मामले को क्यों दबा दिया और चुप रहे? क्योंकि हम ये सब अपनी पीढ़ी में ही खत्म करना चाहते थे, अपने वंशजों के लिए मुसीबत नहीं छोड़ना चाहते थे। दुर्भाग्य से हम अंततः असफल रहे। हम बस इतना कर सके कि हमने इसके बारे में बात न करने का विकल्प चुना, लेकिन राष्ट्र भाग्य नक्शे से जुड़ा मुद्दा मूल रूप से हल नहीं हुआ है। भैरो ओबरॉय ने ये सारी बातें एक सांस में कह दी। रणवीर ने एक गहरी सांस ली, उसका दिल मिली जुली भावनाओं से भर गया। उस समय रायचंद परिवार के पूर्वज और अन्य लोगों के खिलाफ साजिश रची गई, उन्हें धमकाया गया और यहाँ तक कि प्राचीन कुलों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। वे मौत के मुंह से बाल बाल बचे और 2 सदियों के बाद एक पारिवारिक विरासत छोड़ी। उसके दादाजी की पीढ़ी तक वे चुपचाप अपने वंशजों की रक्षा करने और प्राचीन कुलों को राष्ट्र भाग्य नक्शा प्राप्त करने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। राणा, मेहता, राजपूत, गुप्ता और शर्मा, 5 महान प्राचीन कुल, तुम सबको इन कर्जों की कीमत देर सवेर चुकानी ही पड़ेगी। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसके अंदर से मारने की मंशा का एक सैलाब फूट पड़ा। लिविंग रूम में बैठे रिया और भैरो ओबरॉय को लगा जैसे उनका दिल डर के मारे कांप उठा हो। वास्तव में ये केवल अनजाने में निकली मारने की मंशा थी। अगर रणवीर अपनी पूरी ताकत छोड़ देता तो पूरा ओबरॉय विला शायद जमींदोज हो जाता। एक पल बाद ये खौफनाक एहसास धीरे धीरे गायब हो गया।
भैरव ओबरॉय ने अचानक पूछा, रणवीर, मैं तुमसे पूछना लगभग भूल गया, तुम्हें इन सब मामलों के बारे में कैसे पता है? मैंने ठाकुर मठ को नष्ट करते समय जनार्दन ठाकुर से थोड़ा सुना था और बाद में मैं विशेष रूप से और जानने के लिए पवित्र आश्रम गया था। भैरव ओबरॉय को पवित्र आश्रम के बारे में नहीं पता था। आखिरकार यह एक साधना दुनिया की ताकत थी और वे इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। रणवीर ने संक्षेप में समझाया और भैरव समझ गए। अंत में उन्होंने रणवीर को चेतावनी दी, रणवीर, ये प्राचीन कुल बहुत शक्तिशाली हैं। चाहे तुम अभी कितने भी गुस्से में क्यों न हो, तुम उनसे पंगा लेने नहीं जा सकते। हालांकि वे हमारी पहचान नहीं जानते, तुम्हें अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए समय का उपयोग करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके राष्ट्र भाग्य नक्शे को ढूंढना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है, रणवीर ने कहा। देर हो चुकी है? भैरव ओबरॉय का चेहरा जम गया। इसका क्या मतलब है? अध्याय 359, फुर्सत के पल। कई दिन पहले प्राचीन मेहता कुल ने एक यंग मास्टर और एक कुल गुरु को भेजा था। किसी घटना के कारण मैंने उन्हें मार डाला। उस समय सामने वाले ने हमारे रायचंद परिवार के मास्टर या नॉट मास्टर के बारे में कुछ कहा था, इसलिए उन्हें पहले से ही रायचंद परिवार की पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए। जहां तक बात है कि क्या अन्य प्राचीन कुलों को पता है, यह अभी के लिए अनिश्चित है, रणवीर ने कहा। धड़ाम! भैरव ओबरॉय पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जिस बात ने उन्हें भयभीत किया वह सिर्फ यह नहीं था कि प्राचीन मेहता कुल को पहले से ही रायचंद परिवार की पृष्ठभूमि पता थी, बल्कि यह था कि रणवीर ने प्राचीन मेहता कुल के एक सदस्य को मार डाला था। मैंने गलत तो नहीं सुना है ना? तुमने मेहता परिवार के यंग मास्टर को मार डाला? भैरव ने पुष्टि की। उन्हें यह अविश्वसनीय लग रहा था। उन्हें डर था कि रणवीर किसी प्राचीन कुल से भिड़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने अभी इतनी गंभीर चेतावनी दी थी। फिर भी पलक झपकते ही रणवीर ने उन्हें बताया कि वह पहले ही मेहता परिवार के यंग मास्टर को मार चुका है, जो किसी वज्रपात से कम नहीं था। हाँ, रणवीर ने सिर हिलाया। हे भगवान! भैरव ओबरॉय ने तुरंत एक गहरी सांस ली। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। पूरी उम्र जीने के बाद भी वह हाल ही में लगातार हैरान हो रहे थे। पहले उन्हें पता चला कि रणवीर ने 2 निषिद्ध भूमि को नष्ट कर दिया, जो उन्हें अविश्वसनीय लगा। फिर उन्होंने सुना कि रणवीर ने ठाकुर मठ को समतल कर दिया, जिसने उन्हें भारी खौफ से भर दिया। अब ये सुनकर कि रणवीर ने सीधे प्राचीन मेहता कुल के यंग मास्टर को मार डाला, उन्हें लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनका सिर चकराने लगा। एक मेहता परिवार का यंग मास्टर क्या चीज है? यहाँ आने से एक दिन पहले हमारे पैलेस लॉर्ड ने एक प्राचीन मेहता कुल के कुल गुरु को भी मार डाला, विक्रम ने गर्व से कहा। हैं? भैरव ओबरॉय पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे, आश्चर्य से चिल्ला पड़े। एक और प्राचीन मेहता कुल के गुरु को मार डाला? ये बहुत चौंकाने वाला था, बिल्कुल अकल्पनीय। दूसरी ओर रिया अपेक्षाकृत शांत थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि इसका क्या मतलब है। इसके अलावा जब से वह रणवीर से मिली थी, उसके काम एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले थे, इसलिए अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जो उसे हैरान कर सके। क्या किया जा सकता है? तुमने प्राचीन मेहता कुल के यंग मास्टर को मार डाला और उनके कुल गुरु को भी। तुम्हारे पास अब और ताकतवर बनने के लिए समय नहीं बचा है। थोड़ा शांत होने के बाद भैरव ओबरॉय ने चिंता भरे चेहरे के साथ कहा, यह प्राचीन मेहता कुल के लिए एक चेतावनी है। अगर वे नहीं समझते कि उनके लिए क्या अच्छा है और फिर भी मुझे परेशान करने आते हैं, तो मैं बिना किसी दया के मारता रहूंगा। एक प्राचीन कुल की क्या बिसात? अगर वे मुझे उकसाते हैं तो उनका अंत मौत होगा, रणवीर ने तीखे स्वर में कहा। मेहता परिवार को चेतावनी? भैरव ओबरॉय रणवीर के शब्दों से फिर हैरान थे। वह एक दुर्जय प्राचीन कुल था। उनके लोगों को मारकर वे इसे आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? वे निश्चित रूप से बदला लेने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन रणवीर के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर भैरव ने और कुछ नहीं कहा, केवल उसे बेहद सावधान रहने की याद दिलाई, क्योंकि प्राचीन कुल वास्तव में बहुत ताकतवर थे। देखते ही देखते दोपहर हो गई। कुछ और बातें करने के बाद रणवीर विदा लेने के लिए खड़ा हुआ। दोपहर हो चुकी है, तुम बिना खाए कैसे जा सकते हो? भैरव ओबरॉय ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उनका मुख्य रूप से थोड़ा स्वार्थ भी था। अब जब उनका शरीर ठीक हो गया था, वे वास्तव में साधना के मामलों पर रणवीर से सलाह लेना चाहते थे। मेरी पत्नी और बच्ची होटल में मेरा इंतजार कर रहे हैं, रणवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। आपकी पत्नी और प्यारी बिटिया भी यहाँ हैं। रिया थोड़ी हैरान थी। हम कुछ काम निपटाने आए थे, तो ये रास्ते में एक ट्रिप भी हो गई, रणवीर ने समझाया। आप उन्हें साथ क्यों नहीं लाए ताकि मैं अपनी मेजबानी का फर्ज निभा सकती? रिया के स्वर में हल्की सी शिकायत थी। बहुत मौके मिलेंगे, रणवीर मुस्कुराया, फिर उनका अभिवादन किया और विक्रम के साथ चला गया। होटल लौटने पर रणवीर अनन्या और रूही को खाना खिलाने रेस्टोरेंट ले गया। विक्रम ने अभी भी उनके साथ शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वह कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। रणवीर को इसकी आदत थी और उसने जोर नहीं दिया।
दोपहर के भोजन के बाद रणवीर का 3 लोगों का परिवार अजमेर शहर में घूमता रहा और साथ में कई तस्वीरें लीं। रणवीर ने एक नई पारिवारिक तस्वीर को अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना लिया। मूल रूप से उसके पुराने फ़ोन पर एक तस्वीर थी, लेकिन वह काल सागर में खो गई थी, जिसका रणवीर को लंबे समय तक अफसोस रहा। आधा दिन खेलने के बाद रणवीर और अनन्या दोनों थक गए थे, लेकिन रूही अभी भी ऊर्जा से भरी थी। उसकी हंसी पूरी दोपहर उनके साथ गूंजती रही। रात के खाने के बाद ही रूही को नींद आए और वह जल्दी सो गई। रणवीर और अनन्या फ्रेश होने के बाद अपने पजामे पहनकर स्वीट के लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। रणवीर, ओबरॉय परिवार में आपकी पूछताछ कैसी रही? अनन्या ने पूछा। दिन में रूही की मौजूदगी में इन मामलों पर चर्चा करना उचित नहीं था। मुझे सब कुछ पता चल गया है, रणवीर ने जवाब दिया। सच्चाई क्या है? अनन्या ने तुरंत जिज्ञासा से पूछा। मुझे किस करो और मैं तुम्हें बताऊंगा, रणवीर ने शरारत से कहा। चटाक, उसने अभी बोला ही था कि अनन्या ने झुककर रणवीर के गाल पर एक किस कर दिया। वह कोमल, नर्म स्पर्श बहुत आरामदायक था। इससे पहले कि रणवीर इसका पूरा आनंद ले पाता, अनन्या पहले ही पीछे हट चुकी थी। अब बताओ। ओह, क्या ये कुछ ज्यादा ही आसानी से हो गया, रणवीर ने अफसोस जताते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, अनन्या उसे अपनी बात से मुकरने का कोई मौका नहीं देती। ठीक है, रणवीर ने हार मानते हुए कहा। फिर भैरव ओबरॉय से पता चली हर बात अनन्या को बता दी। ये सब सुनने के बाद अनन्या का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी नाजुक बाहें कस गईं। ये प्राचीन कुल बहुत निर्दयी हैं। जब देश खतरे में था, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इतने लोगों को धोखा दिया और मिशन विफल होने के बाद उन्होंने उन्हें हमेशा के लिए खामोश भी कर दिया। ये सरासर पागलपन है। प्राचीन मेहता कुल का पहले तलवार की मांग करना ही बहुत अहंकारपूर्ण था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उन्होंने जो किया उसकी तुलना में यह एक छोटी बात थी। शांत हो जाओ, समय बदल गया है। अगर ये प्राचीन कुल ठीक से व्यवहार करते हैं तो ठीक है, यदि नहीं तो मैं उन्हें नष्ट करने का हर तरीका खोज लूंगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। जब तक तुम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हो, मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगी, अनन्या ने संजीदगी से कहा। जरूर, रणवीर ने आत्मविश्वास से कहा। रणवीर, तुमने मुझे पहले बताया था कि प्राचीन काल में 6 प्राचीन कुल थे। दूसरे प्राचीन कुल ने ऐसा क्यों नहीं किया? अनन्या ने अचानक जिज्ञासा से पूछा। 6 प्राचीन कुलों में राणा, मेहता, राजपूत, गुप्ता और शर्मा के अलावा दूसरा प्राचीन कुल सूर्यवंशी कुल था। समीर नारंग के अनुसार प्राचीन सूर्यवंशी कुल 6 कुलों का मुखिया था, जो दूसरों की तुलना में कहीं अधिक लंबे समय से और अधिक रहस्यमय तरीके से अस्तित्व में था। हालांकि पिछली कुछ सदियों में प्राचीन सूर्यवंशी कुल की लगभग कोई खबर नहीं थी, जैसे कि वे गायब हो गए हों। प्राचीन कुलों के विचार हमेशा एक जैसे नहीं होते, इसीलिए सूर्यवंशी इसमें शामिल नहीं हुए, रणवीर ने कहा। हालांकि ये भी संभव है कि प्राचीन सूर्यवंशी कुल अब अस्तित्व में ही न हो, रणवीर ने कहा। यद्यपि ये प्राचीन कुल शक्तिशाली हैं, उनकी विरासत बहुत पुरानी है। अपनी रक्त रेखा पर उनके मजबूत जोड़ के साथ अपनी शाखाओं का विस्तार करना हमेशा एक मुद्दा रहा है। इससे कबीले के सदस्यों में कमी आती है और इस युग तक इन प्राचीन कुलों की ताकत भी लगातार घट रही है। तो हो सकता है कि प्राचीन सूर्यवंशी कुल ने अपनी विरासत खो दी हो। ये सुनकर अनन्या के चेहरे पर बहुत मिश्रित भाव आ गए। जो प्राचीन कुल वास्तव में बुराई करते हैं वे अभी भी मजे में जी रहे हैं। अगर नियमों का पालन करने वाले प्राचीन कुल अपनी विरासत खो देते हैं तो ये बहुत दुख की बात होगी। समय के पहिए के नीचे दुनिया की हर चीज आखिरकार नष्ट हो जाएगी, ये बस समय की बात है। आखिरकार हम प्राचीन सूर्यवंशी कुल से मिले भी नहीं हैं, नहीं हम जानते हैं कि यह कुल वास्तव में कैसा है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, रणवीर ने कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो जल्दी सो जाते हैं, तुम्हें कल भी काम करना है ना? रणवीर ने कहा। ठीक है, अनन्या सहमत हो गई। तुरंत कमरे में सन्नाटा छा गया और पूरा शहर नींद के आगोश में समा गया। अध्याय 360 बुधासाया। अगली सुबह अनन्या बहुत जल्दी उठी और बहुत ध्यान से तैयार हुई, क्योंकि उसे एक क्लाइंट मीटिंग में जाना था। उसने एक सफेद रेशमी शर्ट के साथ एक पतला फिटेड कढ़ाई वाला ब्लेजर पहना था, जो उसकी कमर की रेखा को खूबसूरती से उभार रहा था, एक कमर जो इतनी पतली थी कि उसे पकड़ना नाजुक लगता था। उसने टखने तक की फिटेड ट्राउजर और नुकीली साबर की हाई हील्स पहनी थी, जिससे उसके पैर सीधे और सुडौल लग रहे थे और उसके नाजुक टखने और एड़ी का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था, जिसकी त्वचा मक्खन जैसी थी, जिसमें हड्डियां खूबसूरती से उभरी हुई थीं। अनन्या की खूबसूरती इसमें थी कि उसके शरीर का हर हिस्सा बिल्कुल सही था। किसी भी एक फीचर को देखें तो वह बेहद नफीस था। उसने एक नाजुक सोने का चश्मा भी पहना था, जिससे उसका पूरा रूप और भी परिष्कृत लग रहा था। अनन्या, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। पीछे से 2 बड़े हाथ आए और तुरंत अनन्या की पतली कमर के चारों ओर लिपट गए, जो इतनी छोटी थी कि दोनों हाथों में लगभग समा सकती थी। इतनी सुबह सुबह तुम क्या कर रहे हो?
अनन्या ने शरारत से कहा। उसने बाथरूम के आईने में अपने पीछे रणवीर को देख लिया था। बस सुबह सुबह अपने शरीर का व्यायाम कर रहा हूँ। रणवीर शरारत से हंसा और तुरंत अनन्या को सिंक के पास दबा लिया। पापा, मम्मी, हम कब चलेंगे? रूही ने दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई। सन, रणवीर तुरंत सीधा खड़ा हो गया। हम बस तैयार हो ही रहे हैं, चिंता मत करो। रणवीर को तुरंत गंभीर होते देख अनन्या ने अपना मुंह ढका और हंस पड़ी। देखती हूँ अगली बार तुम बदमाशी करने की हिम्मत करते हो या नहीं। जल्द ही रणवीर और उसका ग्रुप कार में निकल पड़ा। ड्राइवर विक्रम था। सीधे घूमने जाने के बजाय उन्होंने पहले अनन्या को एक प्रदर्शनी हॉल में छोड़ा, जहां उसे एक मीटिंग में शामिल होना था। रणवीर, तुम रूही को कल्याणपुर घुमाने ले जाओ। मेरी मीटिंग के बाद मैं स्थानीय क्लाइंट के साथ साइट इंस्पेक्शन के लिए कल्याणपुर आऊंगी और तब तुम्हें बता दूंगी, अनन्या ने कहा। ठीक है। रणवीर तुरंत सहमत हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस पर चर्चा की थी। अनन्या को छोड़ने के बाद उसने विक्रम को कल्याणपुर की ओर गाड़ी चलाने को कहा। कल्याणपुर अजमेर जिले के तहत एक कस्बा है। यहाँ का प्रसिद्ध कल्याणपुर सीनिक एरिया पहाड़ों और पानी के लिए जाना जाता है और पूरे जयपुर क्षेत्र में मशहूर है। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद रणवीर और रूही आखिरकार कल्याणपुर कस्बे में पहुंचे। ये पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ था, जहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, किसी आम कस्बे की छवि से बिल्कुल अलग। रणवीर रूही को सीधे कल्याणपुर सीनिक एरिया ले गया। टिकट प्रति व्यक्ति 100 रुपये था और रूही के लिए आधा दाम, जो काफी सस्ता था। सीनिक एरिया में प्रवेश करने के बाद रणवीर ने कुछ अजीब महसूस किया। यहाँ बहुत कम पर्यटक थे। क्या कल्याणपुर सीनिक एरिया काफी मशहूर नहीं है? यहाँ इतने कम पर्यटक क्यों हैं? हॉल मास्टर, आप सही कह रहे हैं, यह अजीब है। जब हम अभी टिकट खरीद रहे थे तो स्टाफ मेंबर की आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे कि यहाँ भूतों का डेरा हो। विक्रम ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। भूतों का डेरा? ये शब्द सुनते ही रणवीर को तुरंत भैरव ओबरॉय के भूत पकड़ने वाले मिशन की याद आ गई। क्या ये वही जगह हो सकती है? पापा, क्या यहाँ सचमुच भूत हैं? रूही तुरंत डर गई। अपने विक्रम अंकल की बकवास मत सुनो, पापा तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हैं, रणवीर ने कहा। बिल्कुल रूही, डरो मत, अंकल बस मजाक कर रहे थे, विक्रम ने जल्दी से बात संभाली। तभी रूही का डर कम हुआ। कम लोग होना एक अच्छी बात भी थी। यहाँ किसी भी आकर्षण के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी। दोपहर तक खेलने के बाद रणवीर ने सीनिक एरिया के भीतर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढा और वहां रहते हुए उसने पता लगाया कि आगे कहां जाना है। उसने अंततः कल्याणपुर सीनिक एरिया के भीतर एक प्राचीन गांव जाने का फैसला किया। इंटरनेट पर लिखा था कि प्राकृतिक नज़ारे सुखद हैं और वहां राफ्टिंग वगैरह होती है, जिसका अनुभव वह रूही को करा सकता था। अनन्या ने शायद अब तक खाना खा लिया होगा और रास्ते में हो सकती है। एक बार जब वह यहाँ अपना इंस्पेक्शन पूरा कर लेगी तो वह उन्हें ढूंढ सकती है और वे साथ में कुछ समय बिता सकते हैं। यह फैसला करने के बाद रणवीर खाने के बाद रूही को प्राचीन गांव ले गया। जैसे ही वे प्राचीन गांव के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग पहाड़ी पर बने एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर फोन पकड़े हुए हैं और दूर कुछ फिल्म बना रहे हैं, जो शायद लाइव स्ट्रीमिंग जैसा लग रहा था। तुम लोग क्या शूट कर रहे हो? विक्रम ने जिज्ञासा से पूछा। वे लोग चौंक गए, जल्दी से सिर घुमाकर देखा और फिर राहत की सांस ली। लानत है, तुम साले कौन हो? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी, एक सुनहरे बालों वाले लड़के ने चिढ़कर कहा। ऐसी गंदी जबान। विक्रम की आंखों में एक तेज चमक आ गई। अबे, तुमने मुझे डरा दिया। मैं शराफत दिखा रहा हूं कि तुम्हें पीट नहीं रहा और तुम मेरी जबान की शिकायत कर रहे हो। दफा हो जाओ, इतना घमंड। विक्रम के चारों ओर मारने की मंशा कौन गई। माफ करना, मेरा भाई बस एक सवाल पूछ रहा था, कृपया अपनी जबान पर लगाम लगाओ, रणवीर ने कहा। उसने शुरू में परवाह नहीं की थी, लेकिन इस लड़के की बोली बहुत अपमानजनक थी। क्या तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है? हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में समय बर्बाद मत करो, दफा हो जाओ। सुनहरे बालों वाला लड़का बोला। वह धीर लग रहा था, मौत को दावत दे रहा है। विक्रम पूरी तरह से भड़क गया। उसके साथ बदतमीजी करना एक बात थी, लेकिन हॉल मास्टर का अनादर करने की हिम्मत। वह पलक झपकते ही उस लड़के के बगल में प्रकट हुआ और एक भयानक आभा तुरंत फूट पड़ी। तड़ाक! विक्रम ने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे उसके मुंह से तुरंत खून निकल आया। अगर तुम्हारा मुंह इतना गंदा है तो मैं उसे साफ करने में मदद करूंगा, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। वह लड़का तुरंत आग बबूला हो गया और उसने विक्रम पर भूसा चलाया। अपनी औकात से ज्यादा उड़ रहा है, विक्रम ने फुफकारते हुए अपने बड़े हाथ से विरोधी की मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और फिर उसे जोर से मरोड़ दिया। कड़क! विरोधी का हाथ तुरंत टूट गया। आह! लड़का तुरंत दर्द से चीखने लगा। तुरंत बाद विक्रम ने अपना भारी हाथ उस लड़के के कंधे पर दबा दिया।
धड़ाम, वह लड़का सीधे अपने घुटनों पर आ गिरा, जमीन से इतनी जोर से टकराया कि उसके घुटनों की कटोरियां लगभग चकनाचूर हो गईं। उसके साथ वाले साथी, जिन्होंने शुरू में हस्तक्षेप करने का इरादा किया था, अब इतना डर गए थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई, प्लीज छोड़ दो। लड़का तुरंत गिड़गिड़ाने लगा और जान की भीख मांगने लगा। माफी मांग, विक्रम ने आदेश दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे नहीं, मेरे मास्टर से माफी मांग, विक्रम ने चेतावनी दी। जी, लड़के ने तुरंत जोर से रणवीर से भीख मांगी। ये बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई, प्लीज अपने आदमी से कहिए मुझे छोड़ दे। रणवीर ने विक्रम को इशारा किया। ये बस एक बदतमीज नौजवान था जिस पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। हम खुद को किस्मत वाला समझ, हमारे हॉल मास्टर तुझे मारने लायक भी नहीं समझते, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम लोग वास्तव में क्या फिल्म बना रहे थे। हम एक अलौकिक घटना की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, लड़के ने ईमानदारी से कबूल किया। रणवीर, जो जाने ही वाला था, उसने जल्दी से पूछा, कैसी अलौकिक घटना? आपको नहीं पता? लड़का हैरान लग रहा था। नवनाग कुंड में हाल ही में भूतों का साया देखा गया है। फिर से भूत? रणवीर का दिल एक धड़कन चूक गया। क्या ये वास्तव में वही जगह हो सकती है जहां भैरव ओबरॉय कल आए थे? वहां वास्तव में क्या हुआ था? रणवीर ने पूछा। कुछ महीने पहले कल्याणपुर प्राचीन गांव के एक रेशम किसान ने नवनाग कुंड में एक सफेद कपड़ों वाली महिला भूत को देखा था। उसके बाद कुछ पर्यटकों ने भी उसे अपने फोन पर कैद करने में कामयाबी हासिल की। सीनिक एरिया वाले खबरों को दबा रहे हैं और साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन निजी तौर पर हमने सुना है कि सीनिक एरिया कंपनी ने भूत पकड़ने के लिए कई महान बाबाओं को काम पर रखा, लेकिन जाहिर है कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ये सुनकर रणवीर को और भी ज्यादा शक हो गया कि यह वही जगह थी जहां भैरव ओबरॉय कल आए थे। तो तुम अभी किस बात से डर रहे थे? विक्रम ने पूछा। जब से यह भूतिया मामला शुरू हुआ है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत सख्त हो गया है। हम चोरी छिपे अंदर आए थे और पकड़े जाने से डर रहे थे। लड़के ने सच उगल दिया। तुम्हें यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए किसने कहा? तभी कई सुरक्षा गार्ड अचानक इलेक्ट्रिक डंडे लेकर दौड़ते हुए आए। ये देखकर वह लड़का जल्दी से उठा और अपने साथियों के साथ भाग गया। वहीं रुक जाओ, सुरक्षा गार्डों ने तुरंत उनका पीछा किया। बाकी सुरक्षा गार्डों ने जल्दी से रणवीर और उसके ग्रुप को घेर लिया, जिससे रूही डर गई और उसने रणवीर के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। अध्याय 361। कुछ और ही हो गया। आखिरकार पकड़ ही लिया तुम्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत की चुपके से अंदर घुस आए और लाइव स्ट्रीमिंग करने लगे। जिगर तो बहुत बड़ा है तुम्हारा। सुरक्षा गार्ड बेहद खूंखार और डरावने लग रहे थे। पापा, रूही डर के मारे सहम गई और उसने कसकर रणवीर रायचंद के कपड़े पकड़ लिए। रूही, डरो मत। रणवीर ने रूही के सिर पर हाथ फेरा, फिर गार्ड्स की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम उन लोगों के साथ नहीं हैं, हम सामान्य पर्यटक हैं। कृपया अपनी आवाज नीचे रखें, आप बच्ची को डरा रहे हैं। बकवास बंद करो, मैंने देखा था कि तुम सब साथ थे। क्या तुम चाहते हो कि हम पुलिस बुलाएं और तुम्हें थाने ले जाएं, या फिर यहीं आपस में समझौता करना चाहते हो? एक गार्ड ने तीखे स्वर में कहा। उसका चेहरा अभी भी डरावना बना हुआ था। उसने रणवीर की सफाई को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। गुस्ताखी! विक्रम तुरंत दहाड़ा, फिर उसने टिकट निकाले और उस आदमी के चेहरे के ठीक सामने लहरा दिए। अपनी ये अंधी आंखें खोल और ध्यान से देख। हम पर्यटक हैं, उनके गिरोह का हिस्सा नहीं। गार्ड ने उन पर एक नजर डाली और उपहास करते हुए बोला, वाह, तो तुमने जाली टिकट भी बनवा लिए। वाकई बहुत दिलेर हो। यह एक आपराधिक जुर्म है। अगर हमने पुलिस बुला ली तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। तू कह रहा है कि टिकट नकली हैं? कैसी फूटी आंखें हैं तेरी। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बस हाथ उठाने ही वाला था, तभी रणवीर अचानक बोल पड़ा, तो हमें क्या करना चाहिए? कहा तो मैंने, तुम चाहो तो निजी तौर पर मामला रफा दफा कर सकते हो। तुम्हारे साथ बच्ची है, इसलिए हम थोड़ी नरमी बरत रहे हैं। बस कुछ सेवा पानी कर दो, गार्ड ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। रणवीर ने मन ही मन उपहास किया। तो यही उनका असली मकसद था। विक्रम भी तुरंत समझ गया। तुम इस मौके का फायदा उठाकर हमसे वसूली करना चाहते हो। गार्ड्स के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। हम कोई वसूली नहीं कर रहे। वैसे भी अगर तुम्हें निजी समझौता नहीं करना तो हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे और पुलिस को बुलाएंगे। हमने अपनी बात कह दी है और तुम खुद चेक कर सकते हो कि टिकट असली है या नकली। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक बार चेतावनी दे रहा हूँ, फौरन रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। वह बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। किस बात की अकड़ दिखा रहा है बे? पकड़ो इन्हें, हेड गार्ड तुरंत चिल्लाया। कई लोग फौरन उन पर झपटने को तैयार हो गए। रणवीर की आंखें सर्द हो गईं। वह यहाँ रूही को घुमाने लाया था, इसलिए कोई हंगामा नहीं चाहता था, लेकिन ये गार्ड्स लातों के भूत थे जो बातों से नहीं मानने वाले थे।
विक्रम, आदेश दे दिया गया था। जी। विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया और निर्णायक कार्रवाई की। धड़ाम 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 जोरदार आवाजों का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते कई सुरक्षा गार्ड जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। अपने प्रभारी को यहाँ बुलाओ, रणवीर ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। ठीक है, तुम रुको। सुरक्षा कप्तान ने तुरंत अपना फोन निकाला और जल्दी से एक नंबर डायल किया। मैनेजर शेट्टी, हमने उन लोगों को पकड़ लिया है जो लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए पर्यटन स्थल में घुस आए थे। जल्दी आ जाए। मालिक, इतनी मुसीबत क्यों उठा रहे हैं? विक्रम ने कहा। उसका मतलब था कि उन्हें सीधा अपाहिज कर देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, मुझे उनके मैनेजर से बाद में कुछ पूछना है, रणवीर ने जवाब दिया। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत समझ गया कि मालिक का क्या मतलब है। वे शायद उस भूतिया घटना के बारे में पूछताछ करना चाहते थे। जमीन पर पड़े गार्ड्स ने जब रणवीर की बात सुनी तो वे सब हंस पड़े। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हमारे मैनेजर से पूछताछ करेगा। ये खुद को समझता क्या है? क्या बड़बड़ा रहे हो बे? विक्रम ने डांटा। गार्ड्स ने डर के मारे तुरंत अपनी गर्दनें सिकोड़ लीं, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही पलों बाद एक ऑडी सेडान वहां आ पहुंची। ये पर्यटन स्थल बहुत विशाल था। ये जगह कल्याणपुर गांव के पास थी और एक सामान्य पहाड़ी गांव की तरह यहाँ गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। कार का दरवाजा खुलने के बाद सूट पहने और पीछे की ओर संवारे हुए बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से बाहर निकला। उसके पीछे एक महिला सेक्रेटरी थी जो काले प्रोफेशनल कपड़ों में थी। गार्ड्स को जमीन पर पड़ा देख वह आदमी बहुत हैरान हुआ। क्या हुआ मैनेजर शेट्टी, आप आ गए? गार्ड्स को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। ये वही लोग थे। ये लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए चुपके से अंदर आए, जाली टिकट बनाए और फिर हमें इस तरह पीटा। आपको हमारे साथ इंसाफ करना होगा। इतना बुरा हुआ। मैनेजर शेट्टी ने अपनी बाहें सिकुड़ी और तुरंत रणवीर और विक्रम की ओर देखा। तो तुम लोग हो जो लाइव स्ट्रीमिंग करके अफवाहें फैला रहे थे। मैं तुम्हें बता दूं, कल ही एक महान तांत्रिक आए थे और उन्होंने चेक किया, यहाँ कोई भूत नहीं है। और तुमने जाली टिकट बनाने और हमारे गार्ड्स को घायल करने की हिम्मत की। तुम तो बिल्कुल बेखौफ हो। बोलने के बाद उसने अपनी सेक्रेटरी को निर्देश दिया, जल्दी पुलिस को बुलाओ। एक बहुत ही खास वीआईपी जल्द ही आने वाले हैं, मामले को टालो मत। जी। महिला ने सहमति जताई और तुरंत अपना फोन निकाल लिया। तुमने पूरी बात नहीं पूछी, ना ही टिकट चेक किए और सीधा पुलिस बुलाने की बात कर रहे हो। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। किस तरह के मैनेजर हो तुम में जरा भी अक्ल नहीं है। तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैनेजर शेट्टी गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। धड़ाम। विक्रम अपनी जगह से हिला और सीधे मैनेजर शेट्टी के सामने प्रकट हो गया। एक खौफनाक आभा ने उसे तुरंत घेर लिया। तब तुम क्या करना चाहते हो? मैनेजर शेट्टी कांपने लगा। तुम्हें तमीज सिखाना चाहता हूँ। विक्रम ने उसके कंधे पर दबाव डाला, जिससे इतनी जबरदस्त ताकत निकली कि मैनेजर शेट्टी का शरीर लगभग कुचला ही गया। विक्रम, जल्दबाजी मत करो, रणवीर ने अचानक आवाज दी। तभी विक्रम ने अपनी ताकत वापस ली, वरना मैनेजर शेट्टी अब तक जमीन पर घुटनों के बल होता। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, रणवीर ने उदासीनता से कहा। क्या बात है? मैनेजर शेट्टी ने विक्रम की ओर देखा और डर के कारण तुरंत आज्ञाकारी बन गया। तुमने अभी कहा कि कल एक महान तांत्रिक चेक करने आए थे। वो कौन थे? रणवीर ने पूछा। जहां तक टिकटों की असलियत पर बहस करने की बात थी, वह तो मामूली बात थी। उसने मैनेजर को इसलिए बुलाया था ताकि भूतिया घटना के बारे में पूछ सके। भैरो ओबरॉय परिवार के मुखिया और जयपुर के शीर्ष विशेषज्ञ। हमारे बॉस ने बड़ी मुश्किल से उन्हें आमंत्रित किया था। उन्होंने कल ही नवनाग कुंड का सर्वेक्षण किया और पुष्टि की कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। ये सिर्फ वास्तु दोष के कारण होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। तो वाकई मास्टर ओबरॉय थे, रणवीर ने हल्के स्वर में कहा। तुमने अभी क्या कहा? मास्टर ओबरॉय? तुम भैरो ओबरॉय को जानते हो? मैनेजर शेट्टी दंग रह गया और हैरान होकर रणवीर को घूरने लगा। हैरानी हुई ना? मेरे मालिक ने भैरो ओबरॉय की जान बचाई थी। विक्रम ने उपहास किया। इसने भैरो ओबरॉय की जान बचाई? क्या मजाक है? मैनेजर शेट्टी ने तिरस्कार से कहा। भैरो ओबरॉय जयपुर के शीर्ष विशेषज्ञ हैं और वहां के सबसे प्रमुख परिवार के मुखिया हैं। तुम्हारे मालिक जैसे एक मामूली युवक का उन्हें जानना ही बड़ी बात है, लेकिन ये दावा करना कि उसने उनकी जान बचाई। तुम बिना सोचे समझे शेखी बघार रहे हो। जल्दी पुलिस को बुलाओ, उसने बगल में खड़ी सेक्रेटरी को फिर से निर्देश दिया। लेकिन ठीक उसी समय सेक्रेटरी को अचानक एक कॉल आया और सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं मैनेजर शेट्टी, अनर्थ हो गया। नवनाग कुंड के पास कुछ और हो गया है। क्या हुआ? मैनेजर शेट्टी ने सतर्क होकर पूछा। क्या मास्टर ओबरॉय ने कल आकर यह नहीं कहा था कि नवनाग कुंड ठीक है? खैर, कल्याणपुर के कुछ ग्रामीण आज खेतों में काम करने गए थे, लेकिन उनका फिर से किसी बुरी चीज से सामना हो गया।
कई लोग बेहोश हो गए और उन्हें अभी वापस लाया गया है, वे अभी भी होश में नहीं आए हैं। क्या? मैनेजर शेट्टी के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? क्या मास्टर ओबरॉय ने कल ही आकर नहीं कहा था कि सब ठीक है? फिर से कुछ कैसे हो सकता है? मैनेजर शेट्टी, क्या सच में नवनाग कुंड में भूत हैं? महिला सेक्रेटरी का चेहरा डर के मारे मुर्दे जैसा सफेद पड़ चुका था। अध्याय 362, जांच के लिए दौरा। वहां भूत है। मैनेजर शेट्टी के भी रोंगटे खड़े हो गए। बकवास बंद करो, फालतू बातें मत करो। मास्टर ओबरॉय ने कल ही देखा था और वहां कुछ भी गड़बड़ नहीं है। रणवीर थोड़ा हैरान दिखा, फिर उसने पूछा, भैरो ओबरॉय ने कल क्या कहा था? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम क्या जानते हो? मैनेजर शेट्टी ने झुंझलाते हुए कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपाहिज कर दूं? सच सच बताओ, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। रहने दो विक्रम, शायद इसे भी नहीं पता। मैं खुद भैरो से पूछ लेता हूँ, रणवीर ने कहा। अभी भी यहाँ शेखी बघार रहे हो? तुम भला भैरो ओबरॉय को कैसे जान सकते हो? वो तो। मैनेजर शेट्टी की बात अचानक रुक गई, क्योंकि कॉल कनेक्ट हो चुकी थी और फोन से तुरंत एक जानी पहचानी आवाज आई। नमस्ते रणवीर, मुझे याद किया, सब खैरियत? यह आवाज, ये तो मास्टर ओबरॉय की है। मैनेजर शेट्टी का दिमाग सुन्न हो गया। कल जब भैरो ओबरॉय नवनाग कुंड गए थे तो वह उनके साथ जाने के लिए भाग्यशाली था। उसे इतने बड़े शख्सियत को देखने का मौका मिला था और उसे भैरो ओबरॉय की हर हरकत और हर शब्द बहुत अच्छी तरह याद था। मैं कल्याणपुर पर्यटन स्थल पर हूँ। मैंने सुना है कि नवनाग कुंड में भूत का साया है। तुम कल इस जगह आए थे और यहाँ का मैनेजर साफ साफ कुछ नहीं बता रहा, इसलिए मैं तुमसे स्थिति के बारे में पूछना चाहता था, रणवीर ने कहा। भैरो ओबरॉय पहले तो हैरान हुए, फिर फोन पर पूरी स्थिति समझाई। सुनने के बाद रणवीर के माथे पर लकीरें खींच गईं। नवनाग कुंड की भूतिया घटना वैसी ही थी जैसी पहले किसी ने बताई थी। कुछ महीने पहले नवनाग कुंड में एक सफेद कपड़ों वाली महिला दिखाई दी थी, जिसे कुछ पर्यटकों और ग्रामीणों ने देखा था, लेकिन उसके बाद वे सब बेहोश हो गए। अस्पताल में कुछ नहीं मिला और उनका तेज बुखार जल्दी ही गायब हो गया। जब भैरो ओबरॉय कल वहां गए तो उन्हें सफेद कपड़ों में कोई महिला भूत नहीं मिली। उन्होंने केवल नवनाग कुंड के आसपास केंद्रित कुछ अराजक ऊर्जा पाए। उन्होंने अंततः निष्कर्ष निकाला कि यह या तो चुंबकीय क्षेत्र का मुद्दा था या दूषित हवा की समस्या। उन्होंने कार्रवाई की, उस क्षेत्र की अराजक ऊर्जा को शुद्ध किया और हवा के संचार के लिए कुछ बड़े पेड़ों को काटने का इंतजाम किया। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ये जानने के बाद रणवीर विचारमग्न हो गया। उसे लगा कि मामला इतना सीधा नहीं है। रणवीर, तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई समस्या है? भैरो ओबरॉय ने पूछा। मुझे अभी खबर मिली है, नवनाग कुंड पर फिर से कुछ हुआ है। कई ग्रामीण बेहोश हो गए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ। मैं थोड़ी देर में जाकर देखूंगा, रणवीर ने कहा। फिर से कुछ हुआ? ये सुनकर भैरो ओबरॉय चौंक गए। मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूं। बोलने के बाद कॉल कट गई। इस बीच मैनेजर शेट्टी अपनी जगह पर जड़ हो गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने पूरी बातचीत सुनी थी और अपनी आंखों से देखा था कि यह युवक न केवल भैरो ओबरॉय को जानता था, बल्कि उनके साथ काफी बेतकल्लुफ भी था। लहजे से लग रहा था कि भैरो ओबरॉय इस युवक का बहुत सम्मान करते थे, जिससे मैनेजर शेट्टी इतना डर गया कि उसका दिल लगभग छाती से बाहर आ गया। उसके बगल में खड़ी सेक्रेटरी भी उतनी ही हैरान थी। जयपुर क्षेत्र में भैरो ओबरॉय की प्रतिष्ठा लगभग भगवान जैसी थी। यहाँ तक कि पर्यटन कंपनी के जनरल मैनेजर को भी भैरो ओबरॉय से मिलने का मौका पाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े थे। वे केवल इसलिए आए थे क्योंकि उनकी इसमें दिलचस्पी थी। लेकिन इस युवक ने भैरो ओबरॉय से ऐसे बात की जैसे दोस्तों से करते हैं, और अब वे खुद यहाँ आ रहे थे। ये खौफनाक था। मालिक, मैं अंधा था और एक महान व्यक्ति को पहचानने में नाकाम रहा। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैनेजर शेट्टी ने तुरंत अपनी गलती मान ली। क्या मजाक है? यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो भैरो ओबरॉय को जानता था और जिसने भैरो ओबरॉय को अपने प्रति इतना सम्मान से भर दिया था। सामने वाले की हैसियत तो कल्पना से भी परे थी। भले ही मैनेजर शेट्टी बेवकूफ था, लेकिन वह जानता था कि उसका सामना किसी बहुत बड़ी तोप से हुआ है। अब तुम्हें मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है, रणवीर ने व्यंग्य के साथ पूछा। नहीं नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये सब मेरी गलती है कि मैंने स्पष्ट नहीं किया, मैनेजर शेट्टी ने तुरंत कहा। भला जो व्यक्ति भैरो ओबरॉय को जानता हो, वह चुपके से यहाँ क्यों आएगा और लाइव स्ट्रीमिंग जैसी हरकत क्यों करेगा? चलो चीजों को अलग रखते हैं। विक्रम, इन्हें टिकट दिखाओ, रणवीर ने निर्देश दिया। जी। विक्रम ने तुरंत 3 टिकट निकाले। अच्छे से देख लो। मैनेजर शेट्टी को मजबूरी में टिकट लेकर सेक्रेटरी को चेक करने के लिए देना पड़ा। मैनेजर शेट्टी, टिकट असली हैं, सेक्रेटरी ने तुरंत कहा। मैनेजर शेट्टी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और उसने जल्दी से माफी मांगी। मैं पहले गुस्ताख था। मैं आप सभी से दिल से माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगे।
अच्छा है कि बात साफ हो गई, वरना अगर यह बात बाहर फैल जाती कि तुम्हारे गार्ड्स पर्यटकों को फंसाते हैं और उनसे वसूली करते हैं तो तुम्हारे पर्यटन स्थल की साख पर बट्टा लग जाता, रणवीर ने उदासीनता से कहा। क्या वसूली? मैनेजर शेट्टी तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया और अंततः गार्ड्स को घूरते हुए बोला, तुम नालायक बेवकूफों, तुम मेरे लिए सिर्फ मुसीबत खड़ी करते हो। असली घुसपैठियों को पकड़ नहीं सकते, लेकिन शरीफ लोगों पर झूठा आरोप लगाते हो और वसूली भी करते हो। ये हद है, अभी माफी मांगो। गार्ड्स की हालत खराब थी। उनके लिए एक मैनेजर शेट्टी ही बहुत बड़ी तोप था और यह युवक, जो भैरो ओबरॉय को भी जानता था, कोई ऐसा था जिससे वे बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते थे। खास बात यह थी कि उन्होंने गलती की थी, टिकट असली थे। इस पल उनकी रूह कांप रही थी और उन्होंने तुरंत रणवीर और बाकी लोगों से माफी मांगी। हमें माफ कर दीजिए, हमने बात साफ नहीं की। मालिक, कृपया हमें माफ कर दें। मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन भविष्य में सावधान रहना, रणवीर ने चेतावनी दी। जी। गार्ड्स ने बार बार सिर हिलाया। तुम नालायक गधों, तुम्हें नौकरी से निकालना तो बहुत छोटी सजा होगी, मैनेजर शेट्टी ने गाली दी। रणवीर ने उसे बीच में ही रोक दिया। ठीक है, तुम इन मामलों से बाद में निपटना, पहले मुझे गांव ले चलो ताकि मैं बेहोश ग्रामीणों को देख सकूं। जी, बिल्कुल, मैनेजर शेट्टी ने तुरंत सिर हिलाया। इन गार्ड्स की तुलना में नवनाग कुंड की घटना बड़ी समस्या थी। कृपया गाड़ी में बैठिए, आप दोनों, मैनेजर शेट्टी ने आदर से कहा। रणवीर ने सिर हिलाया, फिर रूही और विक्रम को लिया और वे सब ऑडी में बैठकर कल्याणपुर गांव की ओर चल पड़े। दूरी ज्यादा नहीं थी, बस 5-6 मिनट और कार गांव में पहुंच गई। कल्याणपुर एक प्राकृतिक पहाड़ी गांव था जहां लगभग 100 घर थे। वे आमतौर पर रेशम के कीड़े पालकर और पर्यटन के माध्यम से फार्म हाउस और गेस्ट हाउस चलाकर पैसा कमाते थे। जिंदगी पहले काफी अच्छी थी, लेकिन भूतिया घटना के बाद कल्याणपुर और नवनाग कुंड दोनों को सील कर दिया गया, जिससे यह इलाका बहुत सुनसान हो गया और छोटा सा पहाड़ी गांव एक अजीब से सन्नाटे में डूब गया। मैनेजर शेट्टी आगे चल रहा था, सबको चीजें दिखा रहा था। जब यहाँ भूत का साया है तो इतने बैनर और लालटेन क्यों लटके हैं, जैसे कोई त्योहार हो? विक्रम ने हैरान होकर पूछा। हुजूर, शायद आपको पता नहीं, लेकिन आज यहाँ एक बहुत बड़ी हस्ती निरीक्षण के लिए आ रही है। ये सब उनके स्वागत के लिए है, मैनेजर शेट्टी ने समझाया। भूतिया जगह है और फिर भी वे यहाँ निरीक्षण के लिए आने की हिम्मत कर रहे हैं। काफी जिद्दी इंसान लगते हैं, विक्रम ने ताना मारा। मैनेजर शेट्टी शर्मिंदा दिखा। इस खास हस्ती को हमारे जनरल मैनेजर मनीष चोपड़ा ने विशेष रूप से सहयोग पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। कल्याणपुर का ये विशाल क्षेत्र रेशम और सन जैसे उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ा कच्चे माल का उत्पादन केंद्र है। हमारी कंपनी पहले इसे खुद विकसित करना चाहती थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण हम इस क्षेत्र को बेचना चाहते हैं। तो तुम कह रहे हो कि जिस हस्ती को तुमने बुलाया है उसे नहीं पता कि यहाँ भूत का साया है? विक्रम ने पूछा। क्या मास्टर ओबरॉय ने कल चेक करके नहीं कहा था कि कोई समस्या नहीं है? मैनेजर शेट्टी ने एक झेप भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम लोग वाकई बेईमान हो, विक्रम ने कड़वे सच की तरह कहा। मैनेजर शेट्टी ने बार बार आहें भरी। हमें भी लगा था कि कुछ गड़बड़ नहीं है, कौन जानता था कि आज फिर से बवाल हो जाएगा। वह खास हस्ती जल्द ही पहुंचने वाली है, अगर उन्हें पता चला तो शायद ये डील नहीं होगी। हम क्या करें? रणवीर का दिल अचानक धड़क उठा। उस खास हस्ती का नाम क्या है जिसे तुमने आमंत्रित किया है? अध्याय 363, नकारात्मक ठंडक। अनन्या शर्मा, मैनेजर शेट्टी ने कहा। रणवीर का दिल तुरंत बैठ गया। इतनी भागदौड़ के बाद पता चला कि अनन्या ही वो थी जो यहाँ निरीक्षण के लिए आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। विक्रम की आंखें भी फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा सदमे से भर गया। तथाकथित बड़ी हस्ती असल में उसकी भाभी थी, ये तो हद हो गई। मैनेजर शेट्टी, तुमने कोई गलती तो नहीं की है ना? विक्रम ने सख्ती से पूछा। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आखिर यह एक बहुत बड़ा इवेंट है। उस बैनर को देखिए, नाम साफ साफ लिखा है। मैनेजर शेट्टी ने इशारा किया। रणवीर और विक्रम ने सिर घुमाकर देखा तो गांव के किनारे एक बैनर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रोहाना ग्रुप की सीईओ अनन्या शर्मा का हमारे गांव में निरीक्षण के लिए स्वागत है। यह अनन्या शर्मा वाकई कमाल की हैं। इतनी कम उम्र में वह खरबों की संपत्ति वाली एक विशाल कंपनी संभालती हैं। और तो और कहा जाता है कि वह आर्यावर्त के पूर्व कमांडर की पत्नी हैं। उन कमांडर के वीरता के किस्से तो दिन रात गाए जा सकते हैं। मैनेजर शेट्टी अपनी धुन में बोलता गया। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसके बगल में खड़े रणवीर और विक्रम का चेहरा सख्त हो गया था। तुमने जानबूझकर यहाँ की भूतिया घटनाओं को छुपाया ताकि तुम ये जमीन सीईओ शर्मा को बेच सको। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उनका पति पता चलने पर तुम्हें जान से मार देगा? विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। मैनेजर शेट्टी तुरंत सकपका गया। मामला इतना गंभीर तो नहीं हो सकता है ना? वैसे भी अनन्या शर्मा के पति को ये सब नहीं पता।
जब तक जमीन बिक जाती है तब तक इनमें से किसी भी बात से हमारा कोई लेना देना नहीं। वाकई मौत को दावत दे रहा है। विक्रम ने मन ही मन सोचा, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? मैनेजर शेट्टी ने रणवीर की ओर देखा, फिर अपना सिर पीट लिया। मैं सचमुच लापरवाह था, मैंने अभी तक हुजूर का नाम भी नहीं पूछा। ये हैं। विक्रम बोलने ही वाला था, लेकिन रणवीर ने उसे बीच में रोक दिया। तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे ग्रामीणों के पास ले चलो। जी जी, मैनेजर शेट्टी ने ईमानदारी से सिर हिलाया। विक्रम हैरान था, मालिक का इससे क्या मतलब था, लेकिन उसने आगे नहीं पूछा। मालिक के पास जरूर कोई योजना होगी। मैनेजर शेट्टी को शायद पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे मारा गया। रोहाना ग्रुप का असली मालिक उसके ठीक बगल में खड़ा है, फिर भी वह मेरी भाभी के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत कर रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसकी क्या हालत होगी। रूही रणवीर का हाथ पकड़े हुए थी, बड़ों की बातचीत को एक उलझन भरे भाव से सुन रही थी। जल्द ही मैनेजर शेट्टी की अगुवाई में रणवीर एक घर पर पहुंचा। अरे मैनेजर शेट्टी, आप क्यों आए हैं? दरवाजा खोलने वाली अधेड़ उम्र की महिला इस अप्रत्याशित सम्मान से गदगद हो गई। मैंने सुना तुम्हारे पति के साथ कुछ हुआ है, इसलिए देखने चला आया, मैनेजर शेट्टी ने कहा। महिला तुरंत भावुक हो गई। क्या आपके पर्यटन स्थल ने कल एक महान तांत्रिक को नहीं बुलाया था जिन्होंने कहा था कि सब ठीक है? हमारे गांव वाले पूरी तरह निश्चिंत थे, लेकिन आज जैसे ही लोग खेतों में गए कोई बेहोश हो गया। उस नवनाग कुंड में पक्का भूत है, कृपया जल्दी कोई उपाय करें। मैनेजर शेट्टी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है भूतों के बारे में? फालतू बातें मत करो। क्या तुम भूल गई कि मैंने कल तुम्हें क्या बताया था? आज एक बहुत बड़ी हस्ती निरीक्षण के लिए आ रही है, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? विक्रम ने फटकार लगाए। मैनेजर शेट्टी ने तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ ली और डर के मारे जल्दी से माफी मांगी। मुझे मरीज के पास ले चलो, रणवीर ने कहा। एक पल बाद रणवीर कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटे एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। मैंने डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये वही स्थिति है जो पहले थी। महिला चिंता में इधर उधर टहल रही थी। चिंता मत करो, ये मालिक भैरो ओबरॉय को जानते हैं और मास्टर ओबरॉय जल्द ही यहाँ होंगे, मैनेजर शेट्टी ने कहा। रणवीर कुछ नहीं बोला। वह आगे बढ़ा और आदमी की नब्ज जांची, और उसका चेहरा तुरंत थोड़ा बदल गया। इतनी घनी नकारात्मक ठंडक, उसने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत संजीवनी विद्या का संचार किया और प्राण शक्ति का एक अंश छोड़ा, जिसने तुरंत उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस बुरी ठंडक को खत्म कर दिया। एक पल बाद उसने अपना हाथ हटा लिया। कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी ठंड लग गई है। क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? महिला ने घबराहट में पूछा। ये पहले ही ठीक हो चुका है। महिला दंग रह गई। मैनेजर शेट्टी भी हैरान था। वह रणवीर को यहाँ लाने के लिए बेताब था, क्योंकि उसे पता चला था कि रणवीर भैरो ओबरॉय को जानता है। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना अद्भुत होगा। केवल नब्ज पकड़कर ही उसे ठीक कर दिया। ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन तभी बिस्तर पर पड़े आदमी ने अपने हाथ पैर हिलाए और फिर आंखें खोलीं। ये सच में ठीक हो गए। महिला खुशी से झूम उठी, दौड़कर गई और अपने पति के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैनेजर शेट्टी की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं कि आदमी वास्तव में ठीक हो गया था। उसने तुरंत रणवीर को गहरे सम्मान की नजरों से देखा, जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद थी जो भैरो ओबरॉय को जानता हो। वह वास्तव में जबरदस्त है। अब उसे आखिरकार विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति ने सचमुच भैरो ओबरॉय की जान बचाई होगी। आदमी ठीक हो चुका था। अपनी पत्नी से यह सुनकर कि रणवीर ने उसे बचाया है, वह तुरंत घुटनों पर बैठ गया। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया मालिक। रणवीर ने जल्दी से उसे उठाया। तुम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। तुम्हारे शरीर के अंदर बस थोड़ी सी ठंडी हवा थी, ये जानलेवा नहीं थी। अगर मैंने दखल नहीं दिया होता तो भी तेज बुखार के बाद तुम ठीक हो जाते। फिर भी यह आपकी ही कृपा थी जिससे मैं जल्दी जाग गया, उस सीधे सादे आदमी ने कहा। उसकी पत्नी और परिवार वाले सभी बहुत आभारी थे। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद रणवीर ने पूछा, बेहोश होने से पहले तुमने वास्तव में क्या देखा या महसूस किया था? मैं खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर मैं बेहोश हो गया। जब आदमी इस बिंदु पर पहुंचा तो अचानक उसके चेहरे पर खौफ आ गया। एक और अद्भुत, वह जरूर नवनाग कुंड की चुड़ैल होगी। बकवास, वहां कोई चुड़ैल नहीं है, बकवास करना बंद करो, मैनेजर शेट्टी ने डांटा। रणवीर ने उसे एक नजर देखा और मैनेजर शेट्टी तुरंत चुप हो गया। मुझे उन दूसरे ग्रामीणों के पास ले चलो जो बेहोश हुए थे, रणवीर ने निर्देश दिया। जी, मैनेजर शेट्टी ने जल्दी से सहमति जताई। अगले 10 मिनटों में रणवीर उन बाकी ग्रामीणों से मिला जो बेहोश हुए थे। जांच करने के बाद उसने पाया कि उन सभी पर नकारात्मक शीत ऊर्जा का हमला हुआ था। ये नकारात्मक ऊर्जा उसकी नज़र में कुछ भी नहीं थी, लेकिन आम लोगों के शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।
एक बार जब ये ठंडी हवा शरीर में प्रवेश करती तो वे जल्दी बेहोश हो जाते, जिसके बाद लगातार तेज बुखार आता। रणवीर ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और उनके शरीर के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध कर दिया। बेहोश ग्रामीण आखिरकार जाग गए। रणवीर ने उनसे एक एक करके पूछा कि क्या हुआ था, और जवाब वही थे। कल भैरव ओबरॉय के आने के बाद उन्होंने सोचा कि सब ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने खेतों में काम करना शुरू किया, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उन पर हमला कर गया और वे बेहोश हो गए। मालिक, इस ठंडी ऊर्जा का क्या माजरा है? विक्रम उलझन में लग रहा था। रणवीर ने सिर हिलाया। मौका ए वारदात पर जाए बिना फैसला करना मुश्किल था। कुछ जगहों पर वास्तव में नकारात्मक ऊर्जा या अन्य शक्तिशाली ताकतों के पैदा होने का खतरा होता है, जो प्राकृतिक शक्तियों की श्रेणी में आती हैं। आम लोग जो अचानक इनका सामना करते हैं, वे निश्चित रूप से इनका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन समस्या ये थी कि ये ग्रामीण यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहे थे और कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया था। ये नकारात्मक ऊर्जा अचानक तो प्रकट नहीं हो सकती थी, है ना? ठीक इसी समय मैनेजर शेट्टी को अचानक एक फोन आया। क्या सीईओ चोपड़ा, आप बस पहुंचने ही वाले हैं? अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। फोन रखने के बाद मैनेजर शेट्टी घबराहट में गोल गोल चक्कर काटने लगा। खत्म, सब खत्म। सीईओ चोपड़ा पहले ही सीईओ शर्मा को लेकर आ रहे हैं और वे रेशम के खेतों का निरीक्षण करने की योजना बना रहे हैं। अगर कोई हादसा हो गया तो? अचानक उसकी नजर रणवीर पर पड़ी। मालिक, चूंकि आप इतने शक्तिशाली हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बस ये सुनिश्चित कर दें कि आज नवनाग कुंड सुरक्षित रहे। आप जो मांगेंगे मैं करूंगा, प्लीज मुझे नवनाग कुंड ले चलो, रणवीर ने हल्के स्वर में कहा। वह वैसे भी वहां जाकर देखने का इरादा रखता था, इसका मैनेजर शेट्टी की विनती से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, मैनेजर शेट्टी खुशी से झूम उठा और जल्दी से आगे चल पड़ा। अध्याय 364 नवनाग कुंड। वे कल्याणपुर गांव से निकले और कुछ ही समय में रेशम उत्पादन केंद्र पहुंच गए। पूरी पहाड़ी शहतूत के पेड़ों से लदी हुई थी। कल्याणपुर रिसोर्स डेवलपमेंट कंपनी सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं चलाती थी, ये खेती के अड्डे भी उनकी संपत्ति थे। अनन्या ने मुझे बताया था कि रोहाना ग्रुप का कच्चा माल दिल्ली के पास से आता है, शायद इसमें ये जगह भी शामिल है, रणवीर ने मन ही मन सोचा। मालिक, ये वही जगह है जहां वे ग्रामीण बेहोश हुए थे, मैनेजर शेट्टी ने इशारा करते हुए कहा। रणवीर ने सिर हिलाया, अपनी नजरों को चारों ओर घुमाया और कुछ भी असामान्य नहीं देखा, बस सामान्य पहाड़ी इलाका। उस नकारात्मक ठंडक के प्रकट होने का वातावरण से बहुत कम लेना देना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अनुमान लगाया था। अगर जमीन में दोष होता तो ये बहुत पहले शुरू हो जाता, ये 3 महीने पहले अचानक प्रकट नहीं होता। मालिक, यहाँ काफी ठंड महसूस हो रही है, विक्रम ने अचानक कहा। मुझे भी महसूस हो रहा है, रणवीर ने सिर हिलाया। पहाड़ स्वाभाविक रूप से ठंडे होते हैं, लेकिन यहाँ तापमान में गिरावट बहुत ज्यादा थी। कल्याणपुर गांव केवल कुछ मील दूर था, फिर भी वहाँ कम से कम 10 डिग्री ज्यादा गर्मी थी। रणवीर ने तुरंत संजीवनी विद्या का संचार किया और अपने आसपास के माहौल को ध्यान से महसूस किया। नकारात्मक शीत ऊर्जा, पल भर में उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हवा में एक हल्की सी मनहूस ठंडक तैर रही थी, उससे कहीं कम घनी जो बेहोश ग्रामीणों के अंदर थी। ये सुनते ही मैनेजर शेट्टी अपनी सेक्रेटरी के साथ जल्दी से पीछे हट गया और डरते हुए इलाके को देखने लगा। घबराओ मत, ये सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा का एक झोंका है, वरना तुम अब तक बेहोश हो चुके होते, रणवीर ने इत्मीनान से कहा। जी सर, मैनेजर शेट्टी ने एक अटपटी मुस्कान के साथ जवाब दिया। रणवीर ने महसूस किया कि सारी नकारात्मक ऊर्जा एक ही दिशा से आ रही थी। वह मैनेजर शेट्टी की ओर मुड़ा। क्या नवनाग कुंड उस तरफ नहीं है? मालिक तो अंतर्यामी है, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, नवनाग कुंड वही है, मैनेजर शेट्टी चिल्लाया, ऐसे घूरते हुए जैसे किसी देवता को देख रहा हो। नवनाग कुंड की ओर चलो, रणवीर ने आदेश दिया। रूही का हाथ पकड़कर उसने प्राण शक्ति छोड़ी, जिसने अदृश्य रूप से बच्ची को लपेट लिया ताकि वो बुरी ठंडक उससे दूर रहे, ज्यादा ठंड उसे बीमार कर सकती थी। जैसे जैसे वे नवनाग कुंड के करीब पहुंचे, ठंडक और भी घनी होती गई। मैनेजर शेट्टी और सेक्रेटरी दोनों कांपने लगे। मालिक, क्यों न हम यहीं आपका इंतजार करें, मैनेजर शेट्टी ने सुझाव दिया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बकवास कम, चलो, विक्रम ने डांटा। मैनेजर शेट्टी चौंक गया। विक्रम का आभास ही इतना खौफनाक था कि आम आदमी बर्दाश्त न कर सके, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ मिनटों बाद एक टीले के ऊपर पहुंचकर उन्होंने नीचे एक गहरा कुंड देखा, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से बनी एक छोटी झील, उम्मीद से कहीं बड़ी। ये रणवीर के खड़े होने की जगह से पूरे 30-40 मीटर नीचे थी। ऊंचाई से नवनाग कुंड घाटी में रखे एक उल्टे आईने जैसा लग रहा था, जो हरे भरे पहाड़ों की परछाई से खूबसूरती से घिरा हुआ था। लेकिन करीब से देखने पर नजारा बेचैन करने वाला था। पानी इतना गहरा था कि वह नीला काला दिखाई दे रहा था, जैसे किसी राक्षस का मुंह। मालिक, यही नवनाग कुंड है, मैनेजर शेट्टी हकलाया।
ये दावा करना कि वहां कोई भूत नहीं है, बस ऊपर से आए आदेश थे, निजी तौर पर तो उसकी जान सूख रही थी। सेक्रेटरी का चेहरा पीला पड़ गया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भूतों की अफवाहों ने सबको इस जगह से डरा रखा था। मालिक, ठंड के अलावा यहाँ कुछ और नहीं लग रहा, विक्रम ने कहा। रणवीर कुछ नहीं बोला, बस नवनाग कुंड को गौर से देखता रहा। कुंड से नकारात्मक ऊर्जा की अनगिनत धाराएं फैल रही थीं। वह झील एक अति शीत भूमि जैसी थी जो असीम ठंडक इकट्ठा कर रही थी। उसने क्षेत्र का अच्छी तरह से निरीक्षण किया और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। अंततः संजीवनी विद्या को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। पल भर में हर दिशा से नकारात्मक ऊर्जा उसकी ओर उमड़ पड़ी। सूं 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 हवा के झोंके उठे। एक शानदार प्रदर्शन में रणवीर के चारों ओर बेतहाशा घूमने लगे। हे भगवान, मैनेजर शेट्टी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके बगल में खड़ी सेक्रेटरी भी उतनी ही हैरान थी। दृश्य अविश्वसनीय था। अंतहीन ठंडी हवा, गरजती हुई हवाएं, जैसे प्रलय आ गई हो। कुछ पलों बाद सारी नकारात्मक ऊर्जा रणवीर की संजीवनी विद्या द्वारा शुद्ध कर दी गई। आसमान और जमीन पर सन्नाटा लौट आया। अब ठंड नहीं लग रही, मैनेजर शेट्टी ने हैरानी से कहा। वह हड्डी कंपा देने वाली ठंड पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तापमान सामान्य हो गया था। मालिक, क्या काम हो गया? विक्रम ने पूछा। मैंने सारी बुरी ऊर्जा को साफ कर दिया है, मामला सुलझ गया है। रही बात किसी चुड़ैल की, तो वो सब बकवास है, विश्वास करने लायक नहीं, रणवीर ने शांत स्वर में कहा। केवल एक अनिश्चितता थी कि वह नकारात्मक ऊर्जा पहली बार नवनाग कुंड से निकली क्यों थी। क्या नीचे कुछ छिपा हो सकता है? उसे जिज्ञासा थी, लेकिन अभी के लिए जांच करना मुश्किल था। हाँ मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैनेजर शेट्टी खुशामद करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। रणवीर का लहजा उदासीन था। मैनेजर शेट्टी ने पलकें झपकाईं। उसकी मदद नहीं की, इसका क्या मतलब था? उसे अचानक एक विचार आया। मालिक, का मतलब है कि आपने व्यक्तिगत रूप से मेरी मदद नहीं की, बल्कि आसपास के ग्रामीणों और हमारी कंपनी की मदद की। मैं मिस्टर चोपड़ा से आपकी ठीक से तारीफ जरूर करूंगा। विक्रम एक ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। ये मैनेजर शेट्टी एक नंबर का उल्लू था। कल्याणपुर कंपनी उस जगह को रोहाना ग्रुप को बेचना चाहती थी। जाहिर है मालिक ने कदम उठाया अपनी भाभी की खातिर, वरना कल्याणपुर रिसोर्सेज की क्या हैसियत की उनकी मदद मांग सके। तभी मैनेजर शेट्टी को एक और कॉल आया। मिस्टर चोपड़ा, आप कल्याणपुर गांव पहुंच गए? अच्छा, मैं नवनाग कुंड पर हूं। जी, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। सिर हिलाने और झुकने के दौर के बाद उसने फोन रखा। सावधानी से उसने पूछा, मालिक, क्या मैं आपसे एक छोटा सा एहसान मांग सकता हूं? बोलो, रणवीर ने बर्फीले स्वर में कहा। हमारे मिस्टर चोपड़ा जल्द ही रोहाना ग्रुप की प्रेसिडेंट अनन्या शर्मा को निरीक्षण के लिए लाएंगे। क्या आप कह सकते हैं कि आप विशेष रूप से वास्तु देखने आए थे और यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया और समस्या मुक्त है? तुम चाहते हो कि मेरे मालिक उन्हें साइन करने के लिए झांसा देने में तुम्हारी मदद करें, है ना? विक्रम भड़क गया, आदमी की हिम्मत पर हैरान होकर। मैनेजर शेट्टी ने एक शर्मिंदा हंसी हंसी। झांसा नहीं, आपने आज जगह ठीक कर दी है। बस आपकी तरफ से 2 शब्द, एक बार रोहाना ग्रुप की प्रेसिडेंट साइन कर दें, मैं मिस्टर चोपड़ा से बात करूंगा और आपको बोनस दिलाऊंगा, कम से कम 6 आंकड़ों यानी लाखों में। उसने गर्व से अपनी उंगलियां ऊपर उठाईं। लाखों में? विक्रम ने उपहास किया। उसके मालिक के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पैसे की तो बिल्कुल भी नहीं, और वह चाहता था कि वे अपने ही परिवार से झूठ बोलें। विक्रम ये देखने के लिए बेताब था कि सच्चाई जानने पर मैनेजर शेट्टी का चेहरा कैसा होगा। ठीक है, मैं मदद करूंगा, रणवीर ने कहा। शुक्रिया मालिक। मैनेजर शेट्टी खिल उठा, बेहद खुश। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो श्रेय उसका होगा। तब जो बोनस उसे मिलेगा वो लाखों में नहीं करोड़ों में होगा। इस विचार के साथ उसने सेक्रेटरी को आंख मारी। बीवी को तलाक दो, करोड़ों का बोनस लो और सेक्रेटरी के साथ भाग जाओ, परफेक्ट। सेक्रेटरी खुशी से फूल गई, उसके चेहरे पर उम्मीद साफ लिखी थी। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या अंजाम उनका इंतजार कर रहा था। अध्याय 365, हक्का बक्का। इस समय अनन्या शर्मा, मनीष चोपड़ा और एक बड़े काफिले के साथ कल्याणपुर गांव का दौरा कर रही थी। ग्रामीण, जिन्हें पर्यटन स्थल के कर्मचारियों ने चेतावनी दी थी, एक भी फालतू शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अनन्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ वास्तव में क्या हुआ था। प्रेसिडेंट शर्मा सदियों से कल्याणपुर गांव रेशम के कीड़ों के पालन से ही गुजारा करता आया है। यहाँ का रेशम देश में सबसे बेहतरीन है। आपने पहले ही उन कच्चे माल की गुणवत्ता देखी है जो हमने आपको सप्लाई किए थे। हम सन और बांस भी उगाते हैं, बेहतरीन कपड़ा संसाधन। दुर्भाग्य से तकनीकी विकास की कमी के कारण उत्पादन कम है। हमारे पास इस जमीन को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारत में केवल रोहाना ग्रुप के पास इसे विकसित करने की क्षमता है। हमारे पिछले सहयोग और आपसी विश्वास के साथ मैं सीधे आपके पास आया, प्रेसिडेंट शर्मा। एक बार विकसित होने के बाद मुनाफा जबरदस्त होगा।
कल्याणपुर रिसोर्स डेवलपमेंट कंपनी के प्रेसिडेंट चोपड़ा ने अपना परिचय जारी रखा। प्रेसिडेंट चोपड़ा, निवेश छोटी बात है, विकास बड़ी बात है। हम आराम से बात कर सकते हैं, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, अनन्या ने एक सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह कुछ समय से रोहाना ग्रुप चला रही थी और हर तरह के लोगों से मिल चुकी थी। वह प्रेसिडेंट चोपड़ा के इरादों को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकती थी। जी, प्रेसिडेंट शर्मा सही कह रही हैं, प्रेसिडेंट चोपड़ा ने जल्दी से सिर हिलाया। भले ही वह एक अरबों की कंपनी का मुखिया था, लेकिन अनन्या शर्मा के सामने वह बहुत छोटा था। अब जब उसे उसकी मदद की ज़रूरत थी तो वह ज़रा भी नाराज़गी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मुझे खेती के बेस पर ले चलो, अनन्या ने कहा। ज़रूर, मैंने वहाँ हमारा स्वागत करने के लिए स्टाफ का इंतज़ाम किया है। कृपया बैठिए, प्रेसिडेंट शर्मा। प्रेसिडेंट चोपड़ा मुस्कुराए। कुछ ही पलों बाद एक टॉप एंड एमपीवी और कई एस्कॉर्ट गाड़ियां बागान पर पहुंची। वे आ गए। नवनाग कुंड के पास मैनेजर शेट्टी की आंखें काफिले को देखकर चमक उठीं। रोहाना ग्रुप की चेयरमैन खुद ऐसी हस्ती से मिलना तो नसीब की बात थी। मालिक, याद रखिएगा जो मैंने आपसे कहा था, प्लीज, मैनेजर शेट्टी ने रणवीर से विनती की। रणवीर ने हल्का सा सिर हिलाया। और बड़े भाई, जब प्रेसिडेंट शर्मा आए तो अपने गुस्से पर काबू रखना। बस हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, मैं जो भी आप कहेंगे वो करूंगा। उसने विक्रम से भी कहा। विक्रम का मुंह फड़फड़ाया। याद दिलाए बिना भी वह अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं करता। वह उसकी भाभी थी। सब कुछ तैयार करके मैनेजर शेट्टी ने अपने कपड़े ठीक किए और अपनी सेक्रेटरी के साथ स्वागत के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। रोहाना ग्रुप की मुखिया से मिलने वाला था। घबराहट से उसकी उंगलियां कांप रही थीं। प्रेसिडेंट चोपड़ा पहले बाहर निकले और खुद पीछे का दरवाजा खोला। ऊंची एड़ी की सैंडल पहने एक जोड़ी पैर बाहर निकले। उन पैरों को देखते ही रणवीर समझ गया कि यह अनन्या है और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मैनेजर शेट्टी और उसकी सेक्रेटरी के दिल हलक में आ गए। अफवाह थी कि रोहाना ग्रुप की चेयरपर्सन पूर्व देश की नंबर 1 सुंदरी हैं। जल्द ही वे अपनी आंखों से देखने वाले थे। एक पल में अनन्या पूरी तरह से नजर में आ गई। छरहरा बदन, रेशम की तरह गिरते बाल, बर्फ जैसी गोरी त्वचा, नैन नक्श ऐसे जैसे किसी ने संगमरमर से तराशा हो, सांसें थाम देने वाली खूबसूरती। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर से लेकर पांव तक रोशनी फूट रही हो। मैनेजर शेट्टी एकटक घूरता रहा। वह सुन्न हो गया था, उसका गला सूख गया। बिल्कुल कमाल, किसी देवी जैसी। यहाँ तक कि महिला सेक्रेटरी भी अपनी नजरें नहीं हटा पाए। उसने अपने पद के लिए अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया था, जो उसके आकर्षक होने का सबूत था। फिर भी अनन्या शर्मा के सामने उसे लगा जैसे वह धूल हो, तुच्छ। मैनेजर शेट्टी, इधर आओ, मैं तुम्हें रोहाना ग्रुप की प्रेसिडेंट शर्मा से मिलवाता हूँ, प्रेसिडेंट चोपड़ा ने आवाज दी। प्रेसिडेंट शर्मा, नमस्ते। मैनेजर शेट्टी उत्साह से दौड़कर वहां पहुंचा। नमस्ते, अनन्या ने शिष्टाचार से मुस्कुराते हुए कहा। मैनेजर शेट्टी, प्रेसिडेंट शर्मा को इस जमीन को खरीदने को लेकर अभी भी कुछ चिंताएं हैं। तुम उन्हें चीजें क्यों नहीं समझाते? प्रेसिडेंट चोपड़ा ने सुझाव दिया। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। मैनेजर शेट्टी तुरंत सहमत हो गया। उसका मौका आ गया था, उसे बस इसे बुनाना था। तो उसने कहा, प्रेसिडेंट शर्मा, आपकी तसल्ली के लिए मैंने पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए एक वास्तु विशेषज्ञ को आमंत्रित किया था। उन्हें आपको बताने दें कि यह जगह कितनी शुभ है। वह रणवीर का परिचय देने के लिए मुड़ा, लेकिन एक चीख ने उसकी बात काट दी। मम्मी! रूही दौड़कर गई और खुद को अनन्या की बाहों में डाल दिया। मम्मी! मैनेजर शेट्टी और सेक्रेटरी का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ये बच्ची उस मालिक की नहीं थी? वह अनन्या शर्मा को मम्मी क्यों बुला रही थी? मैनेजर शेट्टी, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने एक बच्चे को इस तरह बीच में आने और प्रेसिडेंट शर्मा को चौंकाने कैसे दिया? प्रेसिडेंट चोपड़ा ने डांटा। मैनेजर शेट्टी के पसीने छूट गए। वह जल्दी से रूही को खींचने के लिए बढ़ा। छोटी बच्ची, ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, मैं इसकी मम्मी हूँ, अनन्या ने जल्दी से स्पष्ट किया। क्या? मैनेजर शेट्टी की आंखें फट गईं। उसे लगा कि उसने गलत सुना, यह अनन्या शर्मा की बेटी थी। नामुमकिन। प्रेसिडेंट चोपड़ा भी उतने ही हक्का बक्का थे। निरीक्षण के बीच में एक बच्चा कहां से टपक पड़ा, और वह अनन्या शर्मा की बेटी थी। आखिर चल क्या रहा था? प्रेसिडेंट शर्मा, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? प्रेसिडेंट चोपड़ा ने सावधानी से पूछा। मैं अपनी ही बच्ची को पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ? अनन्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी। लेकिन ये बच्ची तो, मैनेजर शेट्टी हकलाया। वह पूरी तरह से खो गया था। वह वास्तव में मेरी है, रणवीर ने वहां चलते हुए कहा। लेकिन मालिक, अगर वह आपकी है तो वह प्रेसिडेंट शर्मा की कैसे हो सकती है? मैनेजर शेट्टी हैरान था। क्या तुमने कभी सोचा है कि वे पति पत्नी हो सकते हैं? विक्रम बीच में बोल पड़ा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी। धड़ाम, ये खुलासा बिजली की तरह गिरा। मैनेजर शेट्टी पत्थर का हो गया। मजाक बंद करो, ये तांत्रिक भला कैसे? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अनन्या ने अचानक पुकारा, रणवीर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
उस एक आवाज़ ने मैनेजर शेट्टी को जमा दिया, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। रणवीर, क्या प्रेसिडेंट शर्मा का पति? मैनेजर शेट्टी आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सका, वह रणवीर की ओर घूमा। तुम असल में कौन हो? रणवीर रायचंद, उसने शांति से जवाब दिया। बूम! सिर्फ नाम ने ही मैनेजर शेट्टी को झकझोर कर रख दिया। वह लगभग वहीं बेहोश होने वाला था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वह मालिक वास्तव में रणवीर रायचंद था। दुनिया में किसने वह नाम नहीं सुना था? अगर अनन्या शर्मा एक बड़ी हस्ती थी तो रणवीर रायचंद आसमान को चीरने वाला तूफान था। उसने रणवीर के सामने जो कुछ भी कहा था उसे याद करके मैनेजर शेट्टी के होश उड़ गए। उसने रणवीर की नाक के नीचे उसकी ही पत्नी को धोखा देने की साजिश रची थी। ये रणवीर रायचंद को धोखा देने से अलग नहीं था। ये याद किसी मौत के साए जैसा लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, शरीर कांपने लगा, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसकी सेक्रेटरी का हाल भी कुछ बेहतर नहीं था और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट चोपड़ा भी बुरी तरह हिल गए थे। ये युवक वास्तव में रणवीर रायचंद था। इतनी महान हस्ती वास्तव में यहाँ प्रकट हुई थी। अकल्पनीय। वह जल्दी से आगे बढ़ा। मैं मनीष चोपड़ा हूँ, कल्याणपुर रिसोर्स डेवलपमेंट कंपनी का प्रेसिडेंट। नमस्कार मिस्टर रायचंद, अगर हमारी मेहमाननवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्रेसिडेंट चोपड़ा बहुत विनम्र हैं। मैनेजर शेट्टी ने हमारी बेहतरीन मेज़बानी की है और मुझे सब कुछ बता दिया है, रणवीर ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। कभी कभी सबसे खतरनाक ताकत राक्षस नहीं होते, वो होते हैं वर्दी, पद और लालच। एक बच्ची डर गई क्योंकि किसी ने सत्ता को सेवा नहीं वसूली बना लिया। पर सच्ची ताकत शोर नहीं करती, वह चुपचाप जहर साफ करती है, बीमार उठाती है और सच को अपने आप सामने ले आती है। और जब नाम आया सामने रणवीर रायचंद, तब सबको समझ आ गया। जिसे वो साधारण समझ रहे थे वही तूफान था जो देख भी रहा था और याद भी रखेगा।